अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट लेक्चर में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, वरना हम फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर? लोगों ने कुछ मैम देखे आपने थे? एक मैम आपने एग्जांपल दी थी जो करने के लिए, वो मैम मैक्स टर्म के लिए हल नहीं थी हुई। तो अभी करनी भी नहीं है ना, हमने मैक्स टर्म तो अभी पढ़नी है आगे। मैंने आपको बताया था कि मिन टर्म और मैक्स टर्म में सिर्फ आपको जो होंगी ना, अभी मैक्स टर्म क्या होती है मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, लेकिन मैक्स टर्म में फंक्शन को लिखने के लिए और ट्रूथ टेबल कैसे बनता है वो चीज़ें तो अभी हमने की भी नहीं है। तो मैम जो फिर आपने या यानी कि जो इस स्लाइड से आ गया वो यानी कि सिर्फ मिन टर्म के लिए आपने करने के लिए दी थी। नहीं, आप मुझे स्लाइड नंबर बताएं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप मैम क्या इस स्लाइड से अगली स्लाइड है, ये इससे अगली मैम, इससे अगली ये वाली मैम, ये जो आपने ये इससे पिछली में ये मैम इधर आपने ये जो नीचे पाई वाला दिया हुआ ये मैक्स टर्म ये हल नहीं था वो। अच्छा ठीक है। नहीं ये तो आपको कुछ आइडिया नहीं हुआ कि क्या हुआ होगा? अब थोड़ा सा आइडिया नहीं हो रहा? मैंने आपको ये तो बताया था ना कि मैक्स टर्म मिन टर्म का जो है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। जी मैम, ऐसे ही लेके किया, मिन टर्म के लिए आ गया था सही, तो मैक्स टर्म के लिए सही नहीं था आ रहा है कि यानी कि जो ये तो 4 है हमने ना वो नहीं डायरेक्टली था। नहीं, आप ये देखें कि मिन टर्म क्या होती है। मिन टर्म में हमें ये बताती है कि फंक्शन की वैल्यू हाई कहाँ पे है, ठीक है। तो जी आप ये मैम। देखिए, आप एफ वाला कॉलम देखें, आउटपुट कॉलम, इसमें आप देखिए फंक्शन की वैल्यू हाई कहाँ पे है, कॉम्बिनेशन नंबर 1, 3, 6 और 7, ऐसे ही है ना? जी मैम। जी। ठीक है। अब बाकी आप देखें कि फंक्शन की वैल्यू जीरो कहाँ है। फंक्शन की वैल्यू है जीरो के ऊपर, टू पे, 2 के ऊपर। फोर जी पे और सिक्स पे। तो ये तो हमने इसको देख के ट्रू टेबल को डायरेक्ट ही लिख लिया है, मतलब इसमें तो हमने कुछ एक्सप्रेशन वगैरह तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैम जो यानी कि फंक्शन बनाना था, यानी कि पहले मिन टर्म का फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेना था, वो चीज़ नहीं करनी। नहीं नहीं, वो तो ये तो ट्रू टेबल से ही आपको पता चल रहा है ना। वो तो अगर आपसे कहा जाएगा और तो फिर आपने करना होगा ना। अभी तो ये देखिए ट्रू टेबल आपको गिवन है ऑलरेडी, और आपसे कहा गया कि इसको मिन टर्म और मोमेंटम आइडेंटिफाई करें ना। तो आइडेंटिफाई करें तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि जहाँ पे 1 है वो आपकी मिन टर्म बता रही है, और जहाँ पे 0 है वो आपकी मैक्स टर्म है। मैक्स टर्म के लिए हम पाई का सिंबल यूज करते हैं, मिन टर्म के लिए हम समेशन का। जी। ठीक है। अभी अभी तो आगे जाके ना हम जब एक और टेक्निक पढ़ेंगे उसमें हम मैक्स टर्म का भी एक्सप्रेशन निकालेंगे, तो वहाँ पे आपको अगेन एक दफ़ा प्रूफ मिल जाएगा कि अगर अभी तो सिर्फ ट्रुथ टेबल है ना, अगर आपके पास मैप बना हुआ हो तो मैप में आप कैसे मैक्स टर्म आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैम यानी कि अगर कॉम्प्लीमेंट मिन टर्म का नहीं है तो फिर भी तो मैक्स टर्म निकल ही आती है वैसे। तो वो अगर कहा जाएगा तो आप ऐसे ही करेंगे ना, लेकिन अगर आपसे प्रूफ नहीं कहा गया तो आप डायरेक्ट लिख लेंगे। तो ओके। आपने कॉम्प्लीमेंट लेके किया है, जी मैम, प्रूफ किया है? कॉम्प्लीमेंट लेके किया था। तो ये यानी कि 0 2 4 नहीं आ रहा था, 4 की जगह 3 आ नहीं रहा था और नहीं 6 आ रहा नहीं नहीं, देखिए 3 तो आ ही नहीं सकता ना। आपने ये यकीनन डिमॉर्गन्स थ्योरम गलत लगाया होगा। आप खुद सोचें, अगर मिन टर्म पहली चीज़ कि अगर 0, 2 और 6 आ रहा है तो फिर 4 भी आना चाहिए। इसका मतलब है जो 4 के अगेंस्ट जो भी टर्म है ना उसका कॉम्प्लीमेंट लेने में आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप देखें 3 में अगर फंक्शन की वैल्यू 1 है तो ये तो हो नहीं सकता ना कि 3 पे ही फंक्शन की वैल्यू 0 भी हो। है। ठीक है। जी मैम। आप अगर आपने जो सोल्यूशन किया हुआ है ना, आप मुझे उसकी पिक्चर लेके व्हाट्सएप कर दीजिएगा या MS टीम्स पे आप शेयर कर लीजिएगा, मैं आपका अलग से बता दूंगी, ठीक है, ताकि ठीक। हम लेक्चर आगे कंटिन्यू करें। ओके, चले हम आगे चलते हैं। हमने ये देखे थे कि दो डिफरेंट तरह की फॉर्म्स होती हैं, जिन्हें हम स्टैंडर्ड फॉर्म्स कहते हैं, और SOP और POS को हम 2 लेवल इम्प्लीमेंटेशन यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। मल्टी लेवल इम्प्लीमेंटेशन वो होती हैं जिसमें हमारे पास 2 से ज़्यादा लेवल्स इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, इसके अलावा ये जो आपको इस वक्त स्लाइड नंबर 15 पे नज़र आ रहा है, ये एक टेबल है जिसमें हम if we have two variables x and y, then we can have 16 type of different operations on them। ठीक है। अब ये आपको इनका ना ऐसा रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि किस फंक्शन को क्या रिप्रेजेंटेशन रही है या क्या उसका नाम क्या है, क्योंकि अगर आपको मेन उसकी फंक्शनैलिटी पता है, जो कि इनमें से मोर देन हाफ ऑफ द फंक्शंस आपको ऑलरेडी पता हो गए। जो हमने गेट्स पढ़े हैं ये उनमें से कुछ फंक्शंस हैं और कुछ उनके अलावा हैं। जैसे F0 से लेके F15 तक आप देखिए, इनमें से जो आपको थर्ड कॉलम नज़र आ रहा है नेम का, वहाँ पे आपको गेट का फंक्शन नज़र आ रहा होगा कि कौन सा गेट है। सेकंड नंबर पे एंड गेट है, उसका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है F1 इज इक्वल टू XY। ठीक है। इस तरीके से आप नीचे आएँ तो आपने जो भी पढ़े हुए हैं गेट्स, मैं उनकी बात कर रही हूँ। एक्सक्लूसिव और है, ठीक है, वो F6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा और गेट है F7, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉर गेट जो है वो F8 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। इसी तरीके से नैंड को जो है वो F14 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक। अब इसके अलावा बाकी जितने भी आपको लिखा हुआ है ना, नल, इनहिबिशन, ट्रांसफ़र, ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट, ये सारे के सारे आप देखिए, इनका जो भी आपको एक्सप्रेशन
हमने लिखी हुई है। जैसे अगर आप ये F2 देखें जिसमें लिखा हुआ है एक्स वाई बार, इसका मतलब है सिर्फ एक्स वाई बार के ऊपर F2 की वैल्यू 1 होगी, बाकी 3 जगह पे इसकी वैल्यू 0 होगी। तो आप यहाँ पे देखें F2 को, तो सिर्फ एक्स वाई बार यानी जब x 1 है और y 0 है उस वक्त सिर्फ F2 हमें 1 दे रहा है, बाकी तीनों कॉम्बिनेशन पे ये 0 होगा। सिमिलरली अगर आप देखें तो F1 क्या है, F1 सिंपल हमारा एंड गेट है, और एंड गेट आपको पता है जब दोनों x y 1 1 होंगे उस वक्त 1 होगा, बाकी सारे कॉम्बिनेशन पे वो 0 होगा। तो यहाँ से आप वो वेरीफाई कर सकते हैं। तो इनके नाम ये एज सच याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से कुछ तो ऑलरेडी गेट के फंक्शंस हैं और जो नहीं है तो उनको आप सिंपल उनकी मिन टर्म लिख लें तो वो पर्टिकुलर फंक्शन बन जाएगा। जैसे आप ये देख सकते हैं अगेन, और कौन सा देख सकते हैं, एक F13 है, वो उसका एक्सप्रेशन क्या आपको नज़र आ रहा है, एक्स बार प्लस 5। इसका मतलब है या तो x 0 हो, ठीक है, या फिर आपका y जो है वो 1 हो। इनमें से जो भी सिचुएशन होगी तो F13 जो है वो हाई हो जाएगा। तो जो भी हमने लिखी हुई है टर्म वो पर्टिकुलरली उसकी आप समझें कि रिप्रेजेंटेशन है कैरेक्टरिस्टिक टेबल की। अब जैसे इसमें आप एक चीज़ और नोट करेंगे कि जो आपका एक्सक्लूसिव और का फंक्शन है यानी कि F6, वो कैसे लिखा है, ये एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई, ये कैसे आ गया, दो टर्म्स आ रही हैं इसमें, कोई बताएंगे? F6 फंक्शन मैम होल कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है तो उसमें डी मॉर्गन्स लगाया है। यानी F6 में होल कॉम्प्लीमेंट हमने किस चीज़ का लिया है? नो मैम F6 सॉरी। हाँ, F6 में तो नहीं लिया हमने। F6 आप देखें सिंपल, हमें ये पता है कि F6 जो है ना वो एक्सक्लूसिव और की रिप्रेजेंटेशन है, और एक्सक्लूसिव और में अगर 2 इनपुट की हम बात करें तो किस किस कॉम्बिनेशन पे 1 आता है, ये जहन में है कुछ आपके? और जब ओड नंबर ऑफ इनपुट मैम जब मैम ऑड होते हैं इनपुट ठीक 0 है, और 1 यानी 1 पे और 3 पे आ रहा होगा ना। तो अभी आप ज़रा इसका टेबल में जाके चेक करें F6 को, कि आप देखें 1 और किसके ऊपर आ रहा है, F6 से कौन सा एक्सक्लूसिव और, यहाँ से चेक करें, F6 है, ये है एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई। इसमें जो है ना ये आ रहा है ऑड नंबर ऑफ वंस पे, ठीक है, ऐसे ही है ना, 0 और 1 इसका मतलब है एक 1 है इसमें, 1 0 इसमें भी एक ही 1 है। यही होता है ना कि F जो आपका एक्सक्लूसिव और है वो क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ वंस पे आपको 1 देगा ना। तो आप देखिए 1 में भी और 2 में भी ऑड नंबर आ रहा है, सॉरी 3 और 1, 3 और 0 पे नहीं होगा क्योंकि 3 और 0 वो तो उसका रिवर्स बन जाएगा ना, वो तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट बन जाएगा। ऐसे ही होता है ना, एक्सक्लूसिव नॉर जो है उसमें क्या होगा, इवन नंबर पे 1 मिलेगा। तो आप देखें इनमें से कौन सा वाला कॉलम एक्सक्लूसिव नॉर का है, कोई आइडेंटिफाई कर सकता है? मैम F9 वाला। F9 ठीक है, गुड, F9, क्योंकि उसमें आप देखें 0 जब इनपुट है वो, और जब आपकी इनपुट 1 1 यानी कि 3 है तब आपकी आउटपुट हाई आ रही है, यानी इवन नंबर पे आपको 1 मिल रहा है। तो एक्चुअली हमने जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना उसमें हमने सिर्फ उन मिन टर्म को ऐड टेबल देखना समझ नहीं आया। जी, टेबल देखना समझ नहीं आया मैम, ये किस तरह? टेबल देखना, यस मैम, ये आप बता रही है ना 1 0 है तो फिर आई है, तो इस तरह मतलब आप देखिए ये जो भी F0 से F15 तक लिखा हुआ है ना ये आउटपुट है, ठीक है, और ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस वक्त ये देखें ना स्लाइड नंबर 16, ये जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना वो F के आगे लिखे हुए हैं सारे के सारे। तो मैं ये बता रही हूँ कि इनमें से काफ़ी सारे फंक्शन आपको ऑलरेडी पता है, और वो कौन से फंक्शन है, जैसे एंड गेट हो गया, और हो गया, ठीक है, नॉट हो गया, नैंड हो गया, नॉर हो गया, एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव नॉर, ये 6 7 8 गेट्स तो वो हैं जो आपने पढ़े हुए हैं। इसके अलावा जो भी बाकी के भी फंक्शन है वो क्या है, वो सिंपल हमने उनकी मिन टर्म लिख दी है उसके फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे हम आप देखें F4 का एक्सप्रेशन क्या है, एक्स बार वाई, ठीक है। अब आप F4 को जाके टेबल में चेक करें, उसमें सिर्फ एक कॉम्बिनेशन पे आउटपुट हाई आ रही है ना, और हमने वो वाली मिन टर्म बस लिख दी। जैसे F4 कहाँ पे हाई, x 0 है और y 1 है, तो जब x 0 और y 1 होगा इसको हम मिन टर्म की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x बार y, x नॉट y, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना कि हम मिन टर्म कैसे लिखते हैं। तो यस मैम जहाँ जहाँ समझ। फंक्शन की वैल्यू 1 है ना, बस आपने उन मिन टर्म को ऐड कर देना है। अगर एक ही मिन टर्म है तो आप उस मिन टर्म को एज इट इज लिख देंगे। तो मैं भी आगे ये बता रही थी कि जोर या एक्स नॉट के एक्सप्रेशन कैसे लिखे हुए हैं, जैसे कि F6 है और एक F9 है, तो ये आपने सिंपल उन दोनों मिन टर्म्स को ऐड कर दिया है, क्योंकि हम इसी तरह लिखते हैं ना किसी भी फंक्शन को, सम ऑफ मिन टर्म, तो हमने सम ऑफ मिन टर्म की फॉर्म में लिखा हुआ है। क्लियर है? तो ये नाम वगैरह आपको याद रखने की ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था डिफरेंट ट्रुथ टेबल को।
ओके ठीक है। ओके अच्छा, इसके मैम मैं अलावा एक आगे बात बता दें प्लीज, ये पीछे करें उसको, उस स्लाइड को। मैम ये इसमें जब भी कोई एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा है जैसे एक्स वाई प्राइम है या प्लस एक्स प्राइम वाई है, तो हम सिर्फ एक्सप्रेशन देख के वैल्यूज के बगैर हम जीरो से कंसिडर करते हैं इसको? अगर किसी के ऊपर इन्वर्ट लगा हुआ है तो नहीं नहीं, वैसे ही जब भी कोई एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा हुआ है, वैल्यूज तो इसमें हमने नहीं अभी ली हुई ना, नहीं सिर्फ नहीं, एक्सप्रेशन देख रहे हैं। हाँ, इसका मतलब तो है इस कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें अगर आप वो सारे कॉम्बिनेशन वन बाय वन पुट करेंगे ना तो वो उसका ट्रुथ टेबल बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये F6 ले लें, F6 में एक एक्सप्रेशन बना हुआ है ना, आप इसमें 0 0 पुट करके देखें, फिर 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1, तो एक तरह का वो उसका ट्रुथ टेबल वेरीफाई हो जाएगा। सही है मैम। समझ आई? जैसे आप एंड गेट की एग्जांपल ले लें, F1 देख लें, F1 = XY, यही होता है ना एंड गेट का एक्सप्रेशन। तो एंड गेट में यस इसका मैम। मतलब है अब आप इस एक्सप्रेशन में 0 0 पुट करें, देखें 0 आएगा, 0 1 पुट करें फिर भी 0 आएगा, 1 0 पे भी 0 आएगा, लेकिन जब आप इसमें 1 1 पुट करेंगे तो F1 1 हो जाएगा, और यही एंड गेट की फंक्शनैलिटी है। सही है मैम। ठीक है, तो हम किसी भी ना जो आपको दोनों तरह से आना चाहिए, ट्रुथ टेबल को देख के आपको उसका एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, या अगर आपके पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो उसको देख के उसमें वन बाय वन कॉम्बिनेशन पुट करके आप उसका ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। यानी दोनों काम आपको आने चाहिए, रिवर्स में भी और फॉरवर्ड में भी। ओके मैम। ठीक है। अच्छा, जो है वो हमारा ये काम आप यकीनन लैब में कर चुके होंगे, मल्टीपल इनपुट्स जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कि आपने ये यकीनन अपनी जो गेट्स की लैब की है उसमें आपने बनाए होंगे ना कि आपने ग्रेटर इनपुट के अगर गेट्स हैं उनको कैसे डिज़ाइन करना है यूजिंग स्मॉलर साइज गेट, किया ना, कि अगर आपने 3 इनपुट का एंड बनाना है, 4 इनपुट का बनाना है तो कैसे 2 इनपुट से बना सकते हैं। यस मैम। किया है? अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, इसके लिए कहते हैं कि हम जब भी जिन गेट्स को भी हम की एक्सटेंशन कर सकते हैं ना यूजिंग 2 इनपुट गेट, कि एक्चुअली वो गेट्स जो है वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल एंड और गेट आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, सो वी कैन एक्सटेंड देयर प्रॉपर्टी टू अ ग्रेटर नंबर ऑफ इनपुट्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 3 इनपुट या 4 इनपुट का एंड गेट या और गेट बनाना है तो आप 2 इनपुट्स के गेट से हेल्प ले सकते हैं। सिमिलरली आप ये देखें, जैसे और गेट का जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है x+y + z, यानी आप चाहे x+y का और लें, उसके रिजल्ट को z के साथ और करें, या आप y और z को पहले और कर दें, उसको x के साथ और करें, तो रिजल्ट सेम आएगा, बिकॉज हमें रिजल्टिंग क्या मिलना चाहिए, x+y + z। यानी आपको इनपुट्स को आगे पीछे करने से, उनकी पोजीशन चेंज करने से आपके रिजल्ट पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्चुअली और गेट भी और एंड गेट भी बोथ होल्ड्स द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ, दैट्स व्हाई वी कैन एक्सटेंड इट टू मल्टीपल इनपुट्स। ठीक है, आपने 4 इनपुट या 5 इनपुट या 3 इनपुट का तो डेफिनेटली बना के देखा होगा। ठीक है। अच्छा, इस सिलसिले में अगर हम आगे चलें तो ये प्रॉपर्टी जो है ये एंड और ऑर पे तो एप्लीकेबल है, बट नैंड एंड नॉर आर कम्यूटेटिव बट दे डू नॉट होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स कि आप 2 इनपुट के गेट से 3 इनपुट का नॉर गेट इस तरह से नहीं बना सकते जैसे हम एंड या और के केस में बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको स्लाइड नंबर 18 पे नज़र आ रहा है वो एक तरह का इसका प्रूफ है कि आप देखें, सबसे पहले हम ऊपर अगर ले रहे हैं x और y का नॉर, ठीक है, उसका जो रिजल्ट आएगा उसका हमने लेना है y के साथ नॉर। इसका मतलब है हमें उसूलन जो मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, x+y प्लस, ये थर्ड वाली जो इनपुट है ना ये z है, ये 2 दफ़ा y लिखा हुआ है। ठीक है, x+y + z का होल बार, ऐसे ही मिलना चाहिए ना, नॉर गेट का ये फंक्शन होता है। ये यहाँ आपको स्लाइड में एरो डाउनवर्ड नज़र आ रहे हैं, ये भी नॉर गेट का ही सिंबल होता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो है वो हम यही यूज़ करते हैं कि पहले और का साइन लगाएं और फिर होल कॉम्प्लीमेंट लें। इसका मतलब है हमें एक्चुअली मिलना चाहिए था x+y + z का होल कॉम्प्लीमेंट, लेकिन आप यहाँ पे देखें जो ऊपर की फिगर है, अगर आप उसको खुद से थोड़ा सा विजुअलाइज करें कि फर्स्ट x+y का अगर हमने नॉर लिया तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए था, x+y होल बार। ठीक है, उसके बाद आप इस रिजल्ट का अगर z के साथ नॉर लें तो हमारा आना चाहिए था उसूलन x+y + z होल बार, लेकिन इस केस में आपको वो नहीं मिलेगा। इस केस में आप देखें, जब आपकी होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा x+y डॉट ऑफ z बार, जो कि आपकी नॉर गेट की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये समझ आ रहा है एक्सप्रेशन लिखा हुआ कैसे आया x+y डॉट ऑफ z बार? नो मैम, ये नहीं समझाया। किसी को भी नहीं समझ आया? मैम आ गया समझ। नहीं मैम, ये दोबारा बता दें वाला। नहीं आया मैम। चले मैं बोर्ड पे बताती हूँ। ये आपने लैब में प्रूफ नहीं किया हुआ, नैंड गेट से नहीं बनाए थे आपने मल्टीपल इनपुट गेट्स? सिर्फ एंड और वगैरह से बनाया है। भी नहीं है, वो भी करने मैम हैं। वो
ये अभी लैब करनी है मैम, वो उन्होंने पढ़ा तो दिया, अभी वो प्रूफ करनी है मैम। अच्छा चलें, मैं बताती हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको वाइट बोर्ड नज़र आ जाएगा, मैं जब तक ड्रॉ कर लेती हूँ। जी कुछ नज़र आना शुरू हुआ है? यस मैम। यस मैम आ रहे हैं नजर। अच्छा चलें ठीक है। चलिए मैंने सॉल्व कर दिया। अब आप मुझे खुद बताएं कि क्या समझ आ रहा है इससे। मैंने ये प्रूफ कर दिया कि हम टू मैम इनपुट ये से तो क्यों नहीं डिमॉर्गन्स लॉ डायरेक्ट आपने लिखे। लगाया है ना, जी जी। लेकिन मैम हमारे पास इनपुट तो नॉर ये जो अच्छा चलिए मैं बता देती हूँ। आप सबको नज़र आ रहा है ना कंप्लीट बोर्ड? अच्छा आप ये देखिए कि अगर हमें टू इनपुट के गेट से थ्री इनपुट का नॉर गेट बनाना है, इसका मतलब है एक्चुअली हम क्या चाह रहे हैं, ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है ना रेड बॉक्स के अंदर, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जी होल बार, यही नॉर की रिप्रेजेंटेशन होगी ना थ्री इनपुट नॉर की। आ रहा है नज़र? यस मैम, यस मैम। यस मैम। अच्छा ये हमें चाहिए ना x प्लस वाई प्लस जी होल कॉम्प्लीमेंट थ्री इनपुट नॉर गेट के केस में। लेकिन अगर हम टू इनपुट नॉर से ये कुछ बनाने की नजर नहीं कोशिश आ रहा। कोई ये प्लीज कह रहा है पिक्चर कि शेयर कर स्क्रीन दो। शेयरिंग प्रॉब्लम है। अच्छा फिर बाकी लोगों को आ रहा है नज़र? यस जिनको आ मैम। रहा है यस मैम। काइंडली पिक्चर शेयर कर दें प्लीज़, ताकि अगर गजाला और या किसी और को नज़र नहीं आ रहा तो वहाँ से देख लें। पिक्चर लेके प्लीज़ कोई शेयर कर दें, ठीक है। तो अब आप जो ऊपर जो सर्किट डायग्राम बनी हुई है उसको आप देखें कि अगर हम x और y का नॉर लें तो हमें रिजल्ट मिलेगा x प्लस वाई होल बार, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इस जो आउटपुट है उसको यूज़ करना है इन द इनपुट ऑफ सेकंड नॉर गेट। तो इसका मतलब है जो सेकंड स्टेट पे आपको नॉर गेट नज़र आ रहा है उसकी इनपुट पे क्या जा रहा है, एक इनपुट पे जा रहा है x प्लस वाई बार होल बार और दूसरी इनपुट पे जा रहा है z। इसका मतलब है अब इसका जो नॉर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, आप समझे x प्लस वाई होल बार एक इनपुट है ना, ठीक है। तो x प्लस वाई होल बार प्लस z होल बार नॉर गेट ऐसे दिखते हैं ना। ये समझ आ रहा है कि नहीं? यस मैम आ रहा है। ठीक है, यानी आप समझे x ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये वो रिजल्ट है जो हमें पहले नॉर से मिला है, ठीक है। अब हमने उस रिजल्ट का z के साथ नॉर लेना है ना, तो हमने इस ब्रैकेट वाली टर्म को प्लस z और होल कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अब सेकंड स्टेप में नीचे हमने क्या किया है, क्योंकि होल कॉम्प्लीमेंट आ गया इट मीन्स डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे। डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाने से क्या होगा कि x प्लस वाई वाला जो होल कॉम्प्लीमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का साइन डॉट में चेंज हो जाएगा और z बार आ जाएगा। अब आप देखिए कि आपने x प्लस वाई का नॉर और उसके रिजल्ट का जब z के साथ नॉर किया तो आपका आंसर आ रहा है x प्लस वाई डॉट ऑफ z बार, जबकि आपको जो है वो कुछ और चाहिए था, ये आपको तो चाहिए था x प्लस वाई प्लस z का होल बार। इसी तरीके से अगर आप दूसरी तरह से बनाएंगे ना, यानी आप ये कर लें कि पहले जो है वो y और z का नॉर ले लें और उसके रिजल्ट का नॉर लें x के साथ, तो भी आपके पास कोई डिफरेंट टर्म आएगी, वो ये टर्म नहीं आएगी जो यहाँ पे लिखी हुई है। इसका मतलब है दोनों तरह से हमें रिजल्ट सेम नहीं मिल रहा और वो थ्री इनपुट के नॉर गेट की फंक्शनैलिटी ओबे नहीं कर रहा। इट मीन्स हम मल्टीपल इनपुट नॉर गेट इस तरह से कैस्केड में लगा के नहीं बना सकते। ये बात समझ आ गई आप इसको देखते हुए? यानी आप ये नहीं कर सकते कि टू इनपुट के लिए उससे थ्री इनपुट का बना लिया, फोर इनपुट का बना लिया। तो इसका जो मैं इसको बंद कर दूं, अब इसमें से किसने पूछना तो नहीं?
मैम मतलब यानी एंड और मैम वो वाला काम कर सकते हैं, लेकिन नॉर में आप कह रही हैं उस तरह हम नहीं कर सकते। जी जी, नॉर में भी नहीं कर सकते, नैंड में भी नहीं कर सकते ये। और ये जो मैंने अभी व्हाइट बोर्ड पे आपको बताया ना, ये मैंने उसका प्रूफ किया कि हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमें रिजल्ट वो मिल ही नहीं रहा जो हमें रिक्वायर्ड है, बिकॉज नैंड एंड नॉर गेट डू नॉट ओबे द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव, ठीक है, दे आर कम्यूटेटिव बट दे आर नॉट एसोसिएटिव, इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से अगर आप नैंड गेट को भी देखेंगे ना, अगर आप नैंड गेट विद 2 इनपुट से फॉर एग्जांपल 3 इनपुट या 4 इनपुट या 5 इनपुट बनाना चाहेंगे, तो आप इसी तरीके से आप 2 इनपुट का लेके देखें, तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो कंप्लीट हमें नैंड गेट का रिजल्ट नहीं दे रहा होगा, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल नहीं आएगी, इट मीन्स दे डू नॉट ओबे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो उस केस में फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि अगर आपको 3 या 4 इनपुट का नॉट चाहिए ही, तो आप पहले 2 इनपुट के और से 3, 4, 5 जितनी भी इनपुट का आपको और चाहिए वो बना लें, और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको इन्वर्ट कर दें, तो वो आपका मल्टीपल इनपुट का नॉर गेट बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आप मल्टीपल इनपुट का नैंड गेट लेना चाह रहे हैं, तो पहले आप एक ग्रेटर नंबर ऑफ एंड गेट बना लें, यानी मे बी अगर आपको 5 इनपुट का नैंड चाहिए था, तो आप पहले 5 इनपुट का एंड बना लें, बिकॉज एंड गेट तो ओबे करता है ना एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, तो इसका मतलब है। लेकिन अगर आपने फिर आपको अगर जब आपके पास मल्टीपल इनपुट एंड आ जाएगा, तो उसके आगे सिर्फ आपने एक इन्वर्टर लगाना होगा और आपको अपना रिक्वायर्ड गेट मिल जाएगा। तो ये काम सिर्फ हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमें ये पता है कि और गेट और एंड गेट जो है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होते हैं, लेकिन नैंड और नॉट गेट जो हैं दे डू नॉट ओबे द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट एक्सटेंड इट इन सच अ वे टू मल्टीपल इनपुट्स। अब मैं स्लाइड दोबारा ओपन करती हूँ, उस पर नैंड गेट का भी एक डायग्राम बनी हुई है। स्लाइड ओपन हुई है आपके पास? नो मैम। चलिए मैं दोबारा करती हूँ। ये 7-8 लेक्चर था ना या 9 है? मैम ये 9 होगा। मैम 9 है ये। ठीक है मैं जी, अब स्लाइड विजिबल हैं आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। अच्छा, तो आप ये देखिए इस वक्त स्लाइड नंबर 18 पे ये जो मैंने अभी ऊपर डायग्राम बनी है ना, मैंने इसका प्रूफ आपको उधर करके दिखाया था वाइट बोर्ड पे कि आपका किस तरीके से ये रिजल्ट जो है वो x प्लस वाई प्लस जी का होल कॉम्प्लीमेंट हमें नहीं मिल रहा। इसी तरीके से नीचे वाली डायग्राम में आप देखें, अगर आप y और z का पहले नॉर लें, उसके रिजल्ट का x के साथ नॉर करें, तो अगेन आपका रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है। आप देखिए इस केस में हमें मिल रहा है x बार डॉट ऑफ y प्लस z, तो वो तो हमारी नॉर गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैम स्लाइड नंबर कौन सी है? स्लाइड नंबर 18। मैम हमारे पास 1 आ रही है अभी तक। 1 आ रही है, चलें फिर वेट करें थोड़ा सा। जी हो गया विजिबल अब? हो गया मैम। यस अच्छा, मैम। यहाँ पे आप देखिए दोनों जो डायग्राम्स हैं इसके हमें डिफरेंट रिजल्ट मिल रहे हैं ना। आप चाहें तो इसको ट्रुथ टेबल से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि आप एक्स वाई जी के डिफरेंट कॉम्बिनेशन लें, तो आप देखें दोनों जगह हमें डिफरेंट रिजल्ट मिल रहा होगा क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन डिफरेंट आ रहे हैं। सिमिलरली जो स्लाइड नंबर 19 है, इस पर यही वाली बात बताई गई है फॉर द केस ऑफ नॉर। अभी हमने नॉर देखा था नैंड गेट, यानी आप देखिए जो सी डायग्राम है इसकी, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि अगर हम ABC 3 इनपुट नैंड लें और एक और 2 इनपुट नैंड लें DE का, तो हमें अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमें 5 इनपुट का नैंड मिल जाए, तो वो हमें नहीं मिल रहा। आप देखिए इसका एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है कि ABC होल कॉम्प्लीमेंट मिलेगा हमें फर्स्ट गेट के आउटपुट पे, और नीचे हमें मिलेगा DE का होल कॉम्प्लीमेंट। जब आप इन दोनों टर्म्स का दोबारा नैंड लेंगे तो हमें रिजल्ट फाइनल वो मिल रहा है ABC प्लस DE, जबकि हमें क्या मिलना चाहिए था? क्या मिलना चाहिए था, कौन बताएगा? 5 इनपुट नैंड गेट में हमें क्या आउटपुट एक्सप्रेशन चाहिए? ABCDE का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, गुड। यानी हमें चाहिए था ABCDE होल कॉम्प्लीमेंट, जबकि हमें कुछ और रिजल्ट मिल रहा है। तो ये भी वही रीज़न है जो अभी नॉर गेट का था, बिकॉज नॉर नैंड गेट
do not obey the law of associativity, so we cannot extend it. तो NAND गेट के केस में भी हम ये करेंगे कि पहले मल्टीपल इनपुट AND गेट बना लें और आउटपुट को इन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो ये NAND और NOR में हमें ये केयरफुल रहना पड़ता है। ये जो लास्ट स्लाइड है इसमें आपका कौन सा गेट है, ये एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव NOR। एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव NOR गेट्स आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव एज वेल। इसका मतलब है कि अगर हमें इससे इन्हें एक्सटेंड करना हो फॉर मल्टीपल इनपुट्स तो वो हमारे लिए पॉसिबल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हुआ है कि आप 2 इनपुट्स के गेट से भी 3 इनपुट का XOR या XNOR गेट बना सकते हैं। इसका टेबल तो सबको समझ आ रहा होगा ना, ये हमने जो बैक पीछे पढ़ा था पीछे के लेक्चर्स में जी। आपने बताया कि NAND और NOR नहीं बना सकते, तो अब जब बनाएंगे उनके लिए मल्टीपल इनपुट तो सिर्फ AND और OR वगैरह यूज करके बनाएंगे ना, या NOT वगैरह, उसमें फिर NAND और NOR तो यूज नहीं करेंगे ना हम दोबारा? नहीं मल्टीपल इनपुट्स तरह नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको पहले, क्योंकि NAND पे डायरेक्ट हम लगा नहीं सकते ना, ठीक है। या एक्सप्रेशन में कोई चेंज लेकर आए, या फिर ये है कि गेट, अगर सिर्फ गेट लेवल पे आप बात करें तो आप ये कर सकते हैं कि कहीं आपकी सर्किट डायग्राम में सिस्टम में आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप फिर, और आपके पास 5 इनपुट का NAND अवेलेबल नहीं है, यही रिक्वायरमेंट हो सकती है ना कि आपके पास IC में नहीं अवेलेबल, तो आप 2 इनपुट के गेट से बनाएं। तो फिर आप AND गेट को यूज़ करते हुए पहले बना लें मल्टीपल इनपुट का AND गेट, फिर उसको इन्वर्ट कर देंगे तो आपको NAND गेट की फंक्शनैलिटी मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो अभी हम लास्ट स्लाइड पे देख रहे हैं ये 3 इनपुट के XOR गेट की फंक्शनैलिटी है। इससे पहले हमने 2 इनपुट के गेट की बात की थी, तो हमें पता है कि XOR गेट क्या करता है, इट गिव्स अ हाई आउटपुट एट द इफ द इनपुट कंसिस्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ वंस। तो आप देखिए ऑड नंबर ऑफ वंस जहाँ पे भी हैं वहाँ हमें आउटपुट हाई मिले, यानी कि 1 पे, 2, ठीक है, और 4 पे मिल रही है और 7 पे मिल रही है, बिकॉज वी हैव आइदर सिंगल इनपुट 1 और 3 इनपुट 1, ठीक है। जब 2 इनपुट 1 पे 1 होगा तो इसका मतलब है वो इवन नंबर में हमें 1s मिल रहे हैं, तो उस पर आउटपुट 0 रहेगी। अगर आप इसी आउटपुट को सबको इन्वर्ट कर दें तो वो XNOR का ट्रुथ टेबल बन जाएगा, क्लियर है। जी समीर, आप प्लीज माइक ऑफ कर दें अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो। जी ठीक है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने जो स्टार्ट करना है, ये आप लोगों का सेकंड चैप्टर ऑलमोस्ट एंड हो गया है। अब हम लोगों ने जो स्टार्ट करना है वो आपने सिंप्लीफिकेशन टेक्निक स्टार्ट करनी है, सिंप्लीफिकेशन टेक्निक फॉर बुलियन अलजेब्रा। अभी तो हमने सिंप्लीफिकेशन टेक्निक पढ़ी है ना, अभी पढ़ी नहीं थी हमने चैप्टर 2 में? ये काम तो हम कर चुके हैं, गेट लेवल मिनिमाइजेशन का कैसे किया था हमने। मैम आइडेंटिटीज लगा के वो आपके लिए, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। वो भी तो हमने सिंप्लीफिकेशन ही की थी ना, आइडेंटिटीज, थ्योरम, लॉज वगैरह ये सब कुछ लगा के। लेकिन जैसे मैंने आपको उसका एक डिसएडवांटेज बताया था, वो याद है किसी को कि क्या डिसएडवांटेज होता है ये आइडेंटिटीज वगैरह लगाने से? प्रॉपर मेथड नहीं है, रूल नहीं है इसका। ठीक है, हमें ये कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है, या ऐसा नहीं है कि हमें ये पता हो कि कौन सी आइडेंटिटी को किस पे प्रेफर करना है, ठीक है। वो आप में से जिसके जहन में जो आइडेंटिटी आ रही होगी, 2-3 टर्म्स को आप कॉमन लेके वो लगा लेंगे। इसका मतलब है कि हमें ये श्योर नहीं होता कि जो भी आपने सोल्यूशन अप्रोच किया है फाइनली, कि वो अपनी मिनिमम लेवल तक पहुँच चुका है। हो सकता है आपने जिस हद तक रिड्यूस किया है आपके एक्सप्रेशन में 4-5 गेट आ रहे हों, लेकिन किसी और स्टूडेंट ने वही क्वेश्चन सॉल्व किया और उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग के लिए आइडेंटिटीज लगाने की और बाकी प्रॉपर्टीज़ की, तो वो मे बी 1 या 2 गेट तक रिड्यूस कर लिया उन्होंने। इसका मतलब है जो मिनिमम लेवल तक पहुंचा है दैट विल बी गिवन एन एज एज कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट। तो आपको जो, अगर आप आइडेंटिटीज़ या लॉज थ्योरम के थ्रू आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है तो आपको उसकी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसी सूरत में आपको श्योरिटी होगी कि आप जिस भी सोल्यूशन तक अप्रोच कर रहे हैं दैट इज़ इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब वो फर्दर मिनिमाइज नहीं हो सकता। अगर फर्दर मिनिमाइज हो सकता हुआ, इसका मतलब है कि आपको फुल क्रेडिट नहीं दिया जाएगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो ये जो एक डिसएडवांटेज है सिंपलीफाइड आइडेंटिटीज़ और थ्योरम का, उसको ओवरकम करने के लिए जो एक और टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई गई है दैट इज़ कॉल्ड कार्नोग मैप, जिसे हम के मैप भी कहते हैं। तो थर्ड चैप्टर एक्चुअली आपका के मैप से स्टार्ट होता है। और गेट लेवल मिनिमाइजेशन का मतलब आपको ऑलरेडी पता है। गेट लेवल मिनिमाइजेशन रेफर्स टू द डिज़ाइन टास्क ऑफ फाइंडिंग एन ऑप्टिमल, or we can also say to find out a best possible gate level implementation of Boolean function that describes a digital circuit। ठीक, अब हमने अपना ना लेक्चर नंबर 10-11 ओपन कर लिया है। अब मैप मेथड किस किस्म का होता है?
आपको ये पता है कि मैप मेथड में एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि ये कहीं हमने एक कोड में पढ़ा था कि इस कोड की एप्लीकेशन आगे आएगी के मैप। वो कौन सा कोड था? फर्स्ट चैप्टर में हमने कुछ कोड पढ़े थे ना, XS3 8421, इसके अलावा भी और कोई पढ़ा था, भूल गए ग्रे हैं? कोड। जी, ग्रे कोड। तो ग्रे कोड की में हमने पढ़ा था कि उसकी एक एप्लीकेशन जो है वो के मैप या कार्नोग मैप में यूज़ होती है। तो वो भी आज आपको आइडिया होगा कि हम किस तरीके से के मैप में अप्लाई करते हैं उसको। ठीक है, अब के मैप में कुछ होता है इस तरह से है कि इसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको 100% श्योरिटी होगी कि आप जिस लेवल पे पहुँचे हैं ना अपने एक्सप्रेशन पे, वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। यानी अब फर्दर वो एक्सप्रेशन रिड्यूस नहीं हो सकता। यानी जैसे आइडेंटिटीज़ के केस में तो हमारे पास कुछ रूल्स नहीं है ना, लेकिन जो के मैप है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसके कुछ रूल्स हैं कि आपने मैप में प्लेसमेंट कैसे करनी है, मैप में ग्रुप कैसे बनाना है और हर ग्रुप को लिखना कैसे है। ठीक है, वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप वो सारी की सारी अप्लाई करेंगे देन यू विल बी 100% श्योर कि आप अपने मिनिमम लेवल तक पहुंच चुके हैं। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती आपके एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो जो कार्नोग मैप है वो क्या है? इट इज़ अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर। इट इज़ एक्चुअली अ पिक्टोरियल और ग्राफिकल फॉर्म ऑफ अ ट्रूथ टेबल। यानी एक्चुअली ये ट्रूथ टेबल की ही पिक्टोरियल फॉर्म है, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, सिर्फ उसको विजुअलाइज करने का मेथड जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। इट विल बी एप्लीकेबल इफ़ द नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स विल बी लेस देन 7 और मे बी 8। ठीक है, तो हम वैसे 5 वेरिएबल तक ही जाएंगे। अगर आपके इससे ज़्यादा इनपुट वेरिएबल्स हों तो फिर आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू या प्रोग्रामिंग के थ्रू फिर आपको अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो हम जो इस कोर्स में देखेंगे वो 5 इनपुट वेरिएबल्स तक के मैप को सॉल्व करेंगे। It is actually a diagram that is made up of squares and each square represent one min term. अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसकी कि जो हर स्क्वायर है के मैप का वो एक मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसका मतलब है कि अगर आपको किसी भी एक्सप्रेशन का अपना ट्रूथ टेबल बनाना आता है तो ट्रूथ टेबल से ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि आपका जो मैप बनेगा वो किस साइज़ का बनेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त हम देख रहे हैं स्लाइड नंबर 5 जो कि है रिप्रेजेंट कर रही है 2 वेरिएबल मैप। ठीक है, अब अगर एक ही वेरिएबल होगा तो उसके लिए तो ज़ाहिर है मैप की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो आपको एज इट इज़ नज़र आ रहा होगा कि वो वेरिएबल या तो 1 है या 0 है। ठीक है, इससे ज़्यादा तो कॉम्बिनेशन हो नहीं सकते। तो जो सिंपलेस्ट भी फॉर्म में जो मैप बनाना हम स्टार्ट करते हैं दैट स्टार्ट्स विद द 2 वेरिएबल मैप। यानी अगर आप एक ऐसे डिजिटल सिस्टम की एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स 2 हैं तो हम उसको कैसे मैप में पुट करेंगे? तो आप यहाँ पे देखिए फिगर 3.1 का जो ए पार्ट है उसमें आपको 4 स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं। ये एक बॉक्स है जिसमें 4 सेल्स हैं, हम सेल्स भी कहते हैं। तो आपको ये आइडिया है कि अगर हम 2 इनपुट वेरिएबल्स की बात करें तो उसके पॉसिबल कितनी मिन टर्म्स होती हैं? फॉर एग्जांपल x एंड y, वी हैव 2 इनपुट वेरिएबल्स, सो हाउ मेनी मिन टर्म्स आर पॉसिबल? 4 होंगी। ठीक है, गुड। किस तरीके से आपको पता है? हमने अभी पीछे भी टेबल में देखा था 0 0 0 1 1 0 1 1। इसके अलावा कोई फिफ्थ पॉसिबिलिटी नहीं है। इट मीन्स हर एक जो मिन टर्म है उसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हम मैप में कर रहे हैं हर एक सेल से। अब आपको पता है कि अगर 2 इनपुट वेरिएबल्स हैं इसका मतलब है हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं फ्रॉम m0 to m3। m0 इज रिप्रेजेंटिंग 0 0, m1 इज रिप्रेजेंटिंग 0 1, m2 इज रिप्रेजेंटिंग 1 0 एंड m3 इज रिप्रेजेंटिंग 1 1। तो इसका मतलब है एक्चुअली हर सेल एक मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी की आप फिगर नंबर बी अगर देखें तो वहाँ पे मिन टर्म को वेरिएबल्स की टर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, जो फिगर नंबर ए है उसमें सिंपल हमने एब्रीविएशंस यूज़ की एम की फॉर्म में। जो सेकंड वाली डायग्राम बी है उसमें अब हमने उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो मिन टर्म है उसकी इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल क्या वैल्यू है या रिप्रेजेंटेशन है वो हमने लिख दी। अब यानी जो फर्स्ट सेल है m0 का वो हमें कौन सी मिन टर्म बता रहा है? x बार y बार। ठीक है, जो m1 है वो हमें कौन सी टर्म बता रहा है? x बार y, और m2 बता रहा है xy बार, और m3 बता रहा है xy। अब एक्चुअली ये जो आपको 4 सेल्स नज़र आ रहे हैं ये हर सेल जो बन रहा है ना वो एक रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। जैसे आप अगर वर्टिकली देखें तो वर्टिकली हमने ये कह दिया कि यहाँ पे x की जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें x की वैल्यू 0 है और सेकंड वाली हॉरिजॉन्टल लाइन में x की वैल्यू 1 है। इसी तरीके से यानी हम रो वाइज बात कर रहे हैं। अब अगर आप वर्टिकली देखें तो वर्टिकली हम ये देख रहे हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है उसमें y की वैल्यू 0 है और जो सेकंड वाला कॉलम है उसमें y की वैल्यू 1 है। तो अब आप देखिए हर सेल को पॉइंट आउट करें और वहाँ पे देखें कि एक्स वाई की क्या वैल्यू है, वहीं से आपको अपनी कॉरस्पॉन्डिंग मिन टर्म की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। जैसे जो आपका फर्स्ट सेल है जिसे हम m0 कह रहे हैं
वहाँ आप देखिए x भी 0 है, y भी 0 है, इसलिए हमने उस मिन टर्म को लिख दिया x बार y बार। आप जो m1 है, m1 में आप देखें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, इसलिए हमने इस मिन टर्म को लिखा x बार y। अब अगर आप नीचे वाली यानी कि सेकंड रो में आ जाएं और फर्स्ट सेल को उसके देखें, यहाँ पे x1 है और y 0 है, इट मीन्स हम इसको लिखेंगे x y बार। जो फोर्थ वाला सेल है यानी कि सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन का लास्ट वाला सेल, उसमें आप देखिए x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, तो उसको हमने लिख दिया x y। ये समझ आ रहे हैं हर सेल में कैसे हम मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप ये सोचें कि जो हर सेल है ना वो रो, उसमें रो की भी कोई वैल्यू है और कॉलम की भी कोई वैल्यू है। रो में हमने x लिखे हुए हैं और कॉलम में हमने y लिखे हुए हैं, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हर सेल की वैल्यू बनेगी। ये किसी को नहीं समझ आया तो बताइए। मैम ये हमने कॉम्बिनेशंस को देख के नीचे मतलब वो लिखा है ना उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वाई, ताकि 1 हमारे पास आए आउटपुट में। मिन टर्म में हम यही देखते हैं ना, अभी सिर्फ हम जी मैम। फिगर 3.1 की बात कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि कौन सा सेल किस मिन टर्म को रिप्रेजेंट करता है। ओके मैम। ठीक है जी, बाकी सबको क्लियर है? मैम मुझे एक बार बता दें, मेरा अभी डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं आपकी बात नहीं सुन सकी। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि जो आपका फिगर नंबर बी है उसमें आपको 4 सेल्स नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है। उन 4 सेल्स में हर जो सेल है वो एक मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे जो x बार y बार है वो एक्चुअली 0-0 कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी x भी 0 है y भी 0 है, ठीक है। जो आपका m1 है वहाँ पे x 0 है और y 1 है, तो वो x बार y को रिप्रेजेंट कर रहा है। नीचे जो सेकंड वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें जो फर्स्ट सेल है वो m2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वहाँ पे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, तो हमने इसको x y बार कह दिया। जो फोर्थ वाला लास्ट सेल है उसमें x भी 1 है और y भी 1 है, तो हमने इसको x y लिख दिया। यानी जो भी हमने पीछे पढ़ा था ना कि मिन टर्म कैसे लिखते हैं, यूँ समझे कि ये एक्चुअली आपका ट्रुथ टेबल ही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये ट्रुथ टेबल की ही चारों मिन टर्म को हमने बस एक खूबसूरत तरीके से पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है मैम ये x0 का कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ दूसरे बॉक्स में जहाँ 1 किया है। कौन से आप सेल की बात कर रही हैं, कौन से वाली ये फिगर जो की? ये बी, फिगर नंबर बी और मतलब फिगर 3.1 जी। हाँ, इसमें हमने सिर्फ मिन टर्म लिखी है। अभी हमने अंदर देखे 1 2 कुछ नहीं पुट किया, वो हम बाद में करेंगे। वो तो हम किसी फंक्शन को पुट करेंगे तब हम उसका 1 पुट करेंगे ना। अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन सा सेल कौन से मिन टर्म को रिप्रेजेंट करता है। मैम मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, फिर आप ना वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह तो अगर नेट डिस्कनेक्ट होने की वजह से मैं इंडिविजुअली बताने लग गई तो फिर तो लेक्चर आगे नहीं बढ़ सकेगा ना। आप अभी कोशिश करें, मैं आगे वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ वो कैसे हम करते हैं। जो बात आपका मिस हुआ है ना, आप प्लीज़ उसका रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो अब नीचे वाली फिगर 3.2 है, इसमें आप देखें 4 सेल्स बने हुए हैं, हमें ये पता है। अब हम यहाँ पे जो आपको फिगर नंबर 3.2 की ए पार्ट है उसमें हमने एक जगह पे 1 पुट किया है। अब वो कौन सी एक जगह है? क्या कोई बता सकता है कि वो एक जगह जो है वो हमारे पास आ रही है जहाँ पे x और y दोनों 1 1 होते हैं, तो ये कौन सी गेट की प्रॉपर्टी होती है? मैम एंड गेट। एंड गेट की। इसका मतलब है अभी जो हमने ऊपर फिगर नंबर 3.1 देखा है ना, उसमें तो हमने ये देखा है कि हर सेल कौन से मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब हम जो नीचे आपको 2 फिगर नजर आ रही है ना, उसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमें किसी फंक्शन को पुट करना है तो उसमें उसको कैसे पुट किया जाता है। अब आप अगर अगेन इस मैप की जो सेल्स बने हुए हैं इसको आगे पे डिसअसेंबल कर लें तो आपका ये ट्रूथ टेबल ही बन जाएगा ना एंड गेट का, कि 0 0 पे भी 0 मिल रहा है, 0 1 पे भी 0 है, 1 0 पे भी 0 है, सिर्फ 1 1 पे 1 मिल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक्चुअली एंड गेट का ही ट्रूथ टेबल है, बस वो एक पिक्टोरियल फॉर्म में बना हुआ है। अब आप जो इसका पार्ट बी है, ठीक है, पार्ट बी में आप देखिए हमने 3 जगह पे 1 डाला हुआ है, और वो कौन सी मिन टर्म है? वो मिन टर्म नंबर 1 2 और 3 है, ठीक है। 1 2 और 3 पे डाला है, और ये कौन से गेट की प्रॉपर्टी है? एंड गेट एंड और गेट। और गेट, ठीक है। अच्छा, अब उसूलन अगर आप देखें और गेट की ये प्रॉपर्टी है, तो और गेट का अगर हम एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो वो क्या बनना चाहिए? अभी तो हमें ये कैसे हमने x प्लस वाई लिख दिया, ये तो हमें चले ये पता है कि x प्लस वाई की रिप्रेजेंटेशन होती है और गेट की, लेकिन अभी तक तो हमने ये नहीं सीखा ना कि x प्लस वाई कैसे आता है। अभी तो हमें यही पता है कि अगर हमने किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसकी सारी की सारी मिन टर्म को सम कर देंगे। तो अभी तक की जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको देखते हुए आप मुझे बताएं कि और गेट का एक्सप्रेशन क्या बनना चाहिए? मैम 0 1 1 1
0 1 1 0 और 1 1 इन तीनों मिन टर्म पे हमें फंक्शन 1 देता है ना। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट वाला पॉइंट इस स्लाइड पे लिखा हुआ है कि फिगर 3.2b यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्चुअली x बार y प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई, क्योंकि इन तीन जगह पे हमें मिलता है ना और गेट में 1। तो हमने क्या कर दिया, ग्रुप कर देते हैं कोनोम ऐप में उनके ग्रुप्स। जी जी बिल्कुल, हाँ वो मैं भी बताऊंगी ग्रुपिंग कैसे करते हैं। इसका मतलब है अभी तक जब तक हमें के मैप की इन्फॉर्मेशन नहीं है और हमसे कोई पूछेगा कि और गेट का एक्सप्रेशन क्या है, तो ये एक्सप्रेशन एक्चुअली और गेट का बनता है उसूलन एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली देखेंगे कि हम के मैप से कैसे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, इसका मतलब है अब हमें ना के मैप के रूल्स पढ़ने पड़ेंगे कि के मैप में जब हम किसी फंक्शन को पुट कर देते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं। जब भी आपने किसी फंक्शन को पुट करना है, इसका मतलब है सबसे पहले तो आपने सिलेक्शन करनी है कि आपका मैप किस साइज़ का होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका 3 वेरिएबल का मैप होगा तो इसका मतलब है उसमें तो हमारे पास मिन टर्म्स टोटल 8 होनी चाहिए, फिर हम बड़े साइज़ का मैप बनाएंगे। लेकिन अभी जो हमने स्टार्ट लिया है अभी हम इसी को देखते हैं कि अभी हमने स्मॉलर साइज़ की एग्जांपल ले रहे हैं, यानी वी हैव 2 इनपुट वेरिएबल्स ओनली। तो हमने 4 सेल्स वाला मैप लिया है क्योंकि हमारे पास इसमें 4 मिन टर्म्स बनेगी, ठीक। तो अब हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल कोई भी फंक्शन था उसके लिए हमने वंस पुट कर दिया उसकी कॉरस्पॉन्डिंग मिन टर्म की जगह। अब हमने क्या करना है, अब हमने के मैप के रूल्स देखने हैं। के मैप में हम जब वंस पुट कर देते हैं उसके बाद हम उनके ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। अब ग्रुपिंग के कुछ रूल्स हैं, अगर आप उन रूल्स में से किसी एक को भी वायोलेट करेंगे तो जिस भी एक्सप्रेशन तक आप फाइनली पहुंचेंगे वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेक श्योर आपने करना है कि जो के मैप के रूल्स हैं वो सारे के सारे आप अप्लाई कर रहे हों। अब जो आपको ये फिगर बी में नज़र आ रहा है, हमने क्या किया है, हमने ग्रुप बनाए हैं एक्चुअली। अब यहाँ पे 3 सेल्स में 1 बना हुआ है, तो हम जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है के मैप की वो ये कि हम सबसे पहले ना के मैप में ग्रुप्स बनाते हैं। और ग्रुप्स हम किस तरह बनाते हैं, ग्रुप हम बनाते हैं 2 की पावर के साइजेस की। फॉर एग्जांपल 2 की पावर अगर आप 0 पुट करें तो आंसर इज़ 1, इसका मतलब है एक 1 सेल है उसका भी कोई ग्रुप होगा, यानी एक सेल अकेला है यानी वो अकेली मिन टर्म हम एज इट इज़ लिख देंगे। अगर आप 2 की पावर 1 पुट करें इसका मतलब है दैट इज़ इक्वल टू 2, यानी 2 सेल्स का एक ग्रुप बन सकता है, ठीक है। 2 की पावर 2 पुट करें इसका मतलब है 4, यानी 4 सेल्स का भी एक ग्रुप बन सकता है। 8 फिर 16 32 इस तरह से 2 की पावर में आप डिफरेंट नंबर पुट करते जाएं तो जो भी रिजल्टिंग नंबर आ रहा है आप उस साइजेस के ग्रुप बना सकते हैं इन अ के मैप। अब ये तो आपका बहुत छोटे साइज का मैप है, तो उसमें जो मैक्सिमम ग्रुप बन सकता है वो किस साइज का हुआ फिर? जी क्लास बताइए। कितने 2 का हो सकता है। नहीं वैसे जनरल, अभी आप इस क्वेश्चन के बारे में ना बताएं, 2 से बड़ा कौन सा साइज होता है? 4। इसका मतलब है अगर चारों सेल्स में 1 होता तो हम एक 4 सेल का भी ग्रुप बना सकते थे, ये मतलब हुआ ना, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि हमारे पास ये जो सिचुएशन है जो हमने एग्जांपल लिए उसमें तो हमारे पास 4th वन है ही नहीं, इसका मतलब है इसमें जो हम बड़े से बड़ा ग्रुप बना भी सकते हैं वो सिर्फ 2 सेल्स का ग्रुप है, उससे बड़ा ग्रुप नहीं हो सकता, ठीक है। तो और इसके अलावा ग्रुपिंग का रूल क्या है कि आप एडजेसेंट सेल्स के ग्रुप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर M0 और M1 है उसका एक ग्रुप बन जाता अभी, या M2 और M3 है उसका बन सकता है, M0 और M2 का बन सकता है, यानी हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं ग्रुप, वर्टिकली भी बना सकते हैं, लेकिन आपके एडजेसेंट होने चाहिए। जो एक अलाउ नहीं करता के मैप ग्रुपिंग वो डायगनल में है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका सिर्फ M1 और M2 पे 1 होता तो हम इन दोनों का ग्रुप ना बना सकते बिकॉज दे विल बी इन डायगनल, ठीक है। तो आपने एक तो ख्याल, अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता रूल बताऊंगी, मैं एकदम सारे रूल नहीं बता रही आपको, ठीक है। एक तो ये कि आपने 2 की पावर में ग्रुप बनाने हैं, ठीक है, और उसके अलावा एडजेसेंट सेल्स के ग्रुप बनाने होते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि डायगनल में ग्रुप नहीं बन सकते। तो अब आप देखिए ये जो हमें बी फिगर में आपको नज़र आ रहा है इसमें हमने एक्चुअली 2 ग्रुप बनाए हैं, ठीक है। एक ग्रुप बनाया है वो हमने बनाया है M1 और M3 को मिलाकर, ठीक है, ये 2 सेल्स का बनाया है। एक हमने ग्रुप बनाया है M2 और M3 को मिलाकर, यानी एक वर्टिकल ग्रुप बनाए एक हॉरिजॉन्टल ग्रुप बनाए, ठीक। अब इसका मतलब है अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है कि अब हमने ग्रुप बना लिया तो हम उस ग्रुप को लिखेंगे कैसे, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। तो ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है कि आपने ये देखना होता है कि उस पर्टिकुलर ग्रुप में जो आपकी वैल्यू है वेरिएबल की क्या वो चेंज हो रही है या वो कांस्टेंट है किसी एक नंबर पे, या तो 0 पे कांस्टेंट होगी, या 3 ही सिचुएशन होंगी, या 0 पे कांस्टेंट होगी या 1 पे कांस्टेंट होगी, या फिर वो वैल्यू 0 से 1 या 1 से 0 हो रही होगी, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल लेते हैं ये जो हमने हॉरिजॉन्टल ग्रुप बनाया है M2 और M3 का, ठीक है। हमने M2 और M3 को, ये शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, ये वाइट सा कलर या लाइट ब्लू सा हुआ है, M2 और M3 को मिलाकर एक ग्रुप बनाया है, ठीक है। अब हमने देखना है कि इस पूरे ग्रुप में X और Y की वैल्यूज
क्या हो रही हैं, ठीक है। अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल 0 से 1 या 1 से 0 हो रही है, इट मींस हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, हम वो वेरिएबल नहीं लिखेंगे। अगर वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट है 0 पे तो हम उसको, फॉर एग्जांपल x है तो x बार लिखेंगे। अगर उसकी वैल्यू कांस्टेंट है 1 पे तो हम उसको विदाउट कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, यानी x लिख देंगे एज इट इज। तो अभी आप इस हॉरिजॉन्टल ग्रुप को देखें जो हमने बनाया है m2 और m3 को मिलाकर, ठीक है। उसमें आप बताएं x की वैल्यू क्या है इस हॉरिजॉन्टल ग्रुप में। m2 सेल में x की वैल्यू क्या है मैम x1 और m3 में 1 है। इसका मतलब है इस पूरे ग्रुप में x की वैल्यू 1 है ना, तो हम x को हमने कहा ठीक है x1 हो गया। अब y की वैल्यू इस ग्रुप में क्या है, पहले सेल में y की वैल्यू 0 है यानी कि m2 में, और दूसरे सेल में m3 में y की वैल्यू 1 है। इसका मतलब है y की वैल्यू चेंज हो रही है ना इस ग्रुप में। तो जिस भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी हम उसको नहीं लिखेंगे। इसका मतलब है जो हमने हॉरिजॉन्टल ग्रुप बनाया है उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, x, सिर्फ x, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल रिपीट कर दें। देखिए अगर आप हमने ना एक ग्रुप बनाना है, ठीक है। ग्रुप की आपको समझ आ गई कि 2 की पावर के साइजेस के बन सकते हैं, एडजेसेंट सेल्स के बन सकते हैं, डायगोनल में नहीं बन सकते, ठीक है। तो अभी अभी आपने सिर्फ नीचे वाले ग्रुप को देखना है कि जो हमने m2 और m3 को मिलाकर एक ग्रुप बनाया है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप बनाने के बाद अब हमने उसको ग्रुप को लिखना कैसे है। ग्रुप को लिखने के लिए हम ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर ग्रुप में जो भी इनपुट वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू कांस्टेंट है या चेंज हो रही है। अगर उनकी वैल्यू चेंज हो रही है तो हम उस वेरिएबल को नहीं लिखेंगे, वी विल इग्नोर इट। और अगर उसकी वैल्यू कांस्टेंट एट 0 है तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट करके लिखेंगे। अगर कांस्टेंट एट 1 है तो हम उसको 1 एज इट इज लिख देंगे विदाउट कॉम्प्लीमेंट। तो अभी अगर आप इस हॉरिजॉन्टल वाले ग्रुप को देखें तो इसमें 2 सेल्स है ना, 2 सेल से मिलकर एक ग्रुप बना है। m2 में x की वैल्यू 1 है, m3 में भी x की वैल्यू 1 है। इसका मतलब है x की वैल्यू कांस्टेंट है इस ग्रुप में। y की वैल्यू अगर आप देखें ऊपर से तो y की वैल्यू पहले m2 में 0 थी, लेकिन m3 में इसकी वैल्यू 1 हो गई। इसका मतलब है y की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम y को नहीं लिखेंगे। इस जब हम हॉरिजॉन्टल ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम इसको सिंपल रिप्रेजेंट करेंगे x से, ओनली x। समझ आ गया? अच्छा, अब दूसरा हमने ग्रुप देखना है। दूसरा ग्रुप कौन सा बना हुआ है, वर्टिकली बना हुआ है, किसको मिलाकर m1 और m3 को, ऐसे बना है ना। अब इसमें इसको भी हमने जब लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे, हम वेरिएबल्स की वैल्यू को देखेंगे कि वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो रही है या वो कांस्टेंट है। तो अब आप ये देखें कि x की वैल्यू 0 से 1 हो रही है, ठीक है। इस पर्टिकुलर ग्रुप में चेंज हो रही है यानी x नहीं आएगा। और ऊपर अगर हम y की वैल्यू देखें तो y की वैल्यू m1 में भी 1 थी, m3 में भी 1 थी, यानी y इज नॉट चेंजिंग, तो हम y को एज इट इज लिख देंगे क्योंकि y की वैल्यू 1 पे कांस्टेंट है। तो हम जिस तरीके से अगर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं ना सम ऑफ मिन टर्म को, तो हम मिन टर्म को सम करते थे। अब इसका मतलब है हम मिन टर्म तो नहीं है लेकिन जो भी हमारे ग्रुप की टर्म आ रही है हम उनको भी सम करेंगे, बिकॉज हम ये बता रहे हैं कि इनमें से कोई एक भी कंडीशन होगी तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू हाई आ जाएगी। तो इसलिए आप देखें जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप था उसको हमने लिखा x से, और जो हमारा वर्टिकल ग्रुप बना है उसको हमने लिखा है y से। तो हमने इसको लिख दिया x प्लस वाई। तो आप जो अभी तक पढ़ते आए हैं कि y की रिप्रेजेंटेशन होती है x प्लस वाई, वो एक्चुअली के मैप के थ्रू ही हमें ये रिजल्ट मिला है। मतलब वो हमने वैसे ही बिलाव हम के मैप में अगर x के और गेट के ट्रूथ टेबल को पुट करें फिर उसके ग्रुप बनाएं तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है x प्लस वाई। क्लियर है ये? यस मैम। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें से 1 प्लेस करने से? रजाला ग्रुप बनाने आ गए हैं या नहीं? मैम ग्रुप बनाने तो आ गया ना आपको, ऊपर वाली बात नहीं समझ आई थी, ग्रुप बनाना आपकी समझ आ गई है? जी मैम, थोड़े थोड़े आ गए हैं लेकिन मैं दोबारा कर लूंगी, इसको देख लूंगी एक बार, ठीक है जाएगा। ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ये लेना है, अभी मैं आपको के लिए थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ कि ये जितने भी सेल्स हैं हर सेल जो है ना वो एक मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप अपने साथ में सबसे पहले टेबल बनाइएगा, जैसे ये जो आपको 2 इस वक्त एग्जांपल नजर आ रही है, एक तो एंड गेट की एग्जांपल है और एक और गेट की है। तो जो आपने ए पार्ट बना हुआ है ना नीचे 3.2 फिगर में, वो एंड गेट का मैप बना हुआ है, बी पार्ट जो है वो और गेट का मैप है। तो आप पहले एंड और दोनों का ट्रूथ टेबल बनाएं, उसके बाद आप उसको ना इससे लिंक करें कि ये के मैप कैसे ट्रूथ टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको आइडिया होगा कि के मैप जो है वो एक्चुअली है ही ट्रूथ टेबल, सिर्फ उसको हम अब एक पिक्चर की फॉर्म में देख रहे हैं। ठीक, तो आप मेन चीज़ ये है कि आपको 1 तो ज़ाहिर आप पुट कर ही देंगे टेबल को देखते हुए ना, तो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप कैसे बनाते हैं और ग्रुप को लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो अब ये तो 2 वेरिएबल मैप था, अब थोड़ा सा हम 3 वेरिएबल देखें। जी जी,
मैम हम इतने सारे ट्रुथ टेबल क्यों बना रहे हैं जब एक सिंपल ट्रुथ टेबल से हमारा काम चल जाएगा? तो नहीं, वो तो काम करना, वो तो अभी देखिए हमने इतने सिंपल से एग्जांपल लिया है कि एंड गेट या और गेट। जब अगर आप ट्रुथ टेबल को फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, मे बी उसमें कोई 20-30 गेट लगे हुए हों, ठीक है, तो ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये आपको हेल्प आउट करेगा कि वो 20-30 गेट्स को रिड्यूस करके ये 5-6 गेट पे ले आए मे बी, ठीक है। तो जाहिर है फिर हमारे लिए वो सर्किट ज़्यादा प्रेफरेबल होगा ना जिसमें कम गेट यूज़ हो रहे होंगे, दैट विल रिक्वायर लेस स्पेस एंड लेस कॉस्ट, ठीक है, दैट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव सर्किट। तो हम तो उसी को प्रेफर करेंगे, हम तो कभी ये प्रेफर नहीं करेंगे ना कि हम वो 20 गेट्स जिस सर्किट में यूज हुए हैं हम जाके उसको डिज़ाइन करें, ठीक है। आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, स्पेस भी बढ़ेगी और बाकी भी आपको नुकसानात हैं। तो मेन चीज़ तो ये है कि हम ये सारा काम कर इसलिए रहे हैं कि हम एक सिंपलेस्ट सोल्यूशन पे पहुंच जाए कि काम हमारा वही हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें आपके पास एक ब्लैक बॉक्स है, उस ब्लैक बॉक्स के अंदर 100 गेट्स लगे हुए हैं और वो काम इतना सा कर रहा है कि एक एलईडी को ऑन करवा रहा है एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन पे। अब अगर आप उस 100 गेट्स के बॉक्स को रिड्यूस करके सिर्फ 4-5 गेट या चले मे बी 10-12 गेट पे भी आप ले आएँ और काम वो अभी भी वही करा रहा है कि एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे उस एलईडी को ऑन करवा रहा है, तो जाहिर है कि आपके लिए जो कम गेट्स वाला सर्किट है वो प्रेफरेबल होगा ना। तो इसलिए हम ये सारा काम कर रहे हैं, समझ आ रहा है आपको? जी मैम। तो मेनली हमारा काम ये, हम ये सारा अभी तो सिर्फ हमने 2 वेरिएबल का देखा है, अभी 3, 4, 5 का देखेंगे। हम ये सारा काम इसलिए कर रहे हैं कि हमें जो एक्सप्रेशन मिले वो सिंपल मिले। इसको आप इस स्लाइड से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो 5th स्लाइड है कि आप और गेट का एक्सप्रेशन देखें तो और गेट का एक्सप्रेशन ये है x बार y प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई। इसमें कितने सारे गेट लगे हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट भी लगे हुए हैं, लेकिन जब हमने मैप में पुट किया तो जो हमें एक्सप्रेशन मिला और गेट का वो सिंपल x प्लस वाई मिल गया, तो हम x प्लस वाई वाले को प्रेफर करेंगे, जाहिर है, ठीक। तो आगे जाके आपको अंदाजा होगा जब हम बिगर साइज के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन देखेंगे ना, फिर आपको देखेंगे कि वो रिड्यूस होके मे बी 2-3 गेट्स और टर्म्स के ऊपर रिड्यूस होके हमें एक सिंपलर एक्सप्रेशन मिल रहा है। ये 3 वेरिएबल सिर्फ आप इस स्लाइड को देख लें, आप हम कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसका कर रहे, लेकिन आप ये देख लें कि सेल मिन टर्म को रिप्रेजेंट कैसे कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली ग्रे कोड का काम आया है क्योंकि 2 वेरिएबल में तो हमारे पास सिर्फ 0, 1 ही था ना। अब ग्रे कोड में के अकॉर्डिंगली हमने वेरिएबल का मैप बनाना होता है, वो आपको आइडिया होगा इस मैप नंबर जो है फिगर बी में जो शो हो रहा है, ठीक है। फिगर बी में आप देखें हॉरिजॉन्टली आपको अब हमें 8 सेल्स चाहिए बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 3 इनपुट वेरिएबल्स। इसका मतलब है 2 की पावर अगर आप 3 करें तो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 3 इनपुट वेरिएबल के लिए आपको ये भी पता है कि हम जब ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो उसमें 8 रोज होती हैं। इसका मतलब है कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि मैप इज़ अ पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ अ ट्रूथ टेबल, तो इसका मतलब है हमारे पास 8 सेल्स होने चाहिए। तो इस वक्त जो आपको स्लाइड पर नज़र आ रहा है वो हमने 8 सेल्स बनाए हुए हैं और हर सेल किसी एक मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे जो ग्रे कोड का काम है वो ये आ रहा है कि आप देखें फर्स्ट जो सेल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है M0 को, सेकेंड सेल रिप्रेजेंट कर रहा है M1 को, और जो थर्ड सेल है वो M2 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो M3 को कर रहा है, उसके बाद M2 आ रहा है। क्यों? बिकॉज ये ग्रे कोड को फॉलो कर रहा है। अब अगर आप फिगर बी में देखें तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहा है YZ का 0-0, फिर 0-1, फिर 1-1। क्योंकि अगर यहाँ पे ये 1-0 आ जाता तो इसका मतलब है कि अब ये ग्रे कोड फॉलो नहीं कर रहा। तो एक्चुअली हम जो मैप बनाते हैं के मैप की मेन रिक्वायरमेंट है कि जो भी आपने मैप बनाना है दैट शुड फॉलो अ ग्रे कोड सीक्वेंस। अगर वो ग्रे कोड सीक्वेंस फॉलो नहीं करेगा तो आप जो भी रूल है सिंप्लीफिकेशन के वो आप इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब है आप सिंपलेस्ट फॉर्म तक अप्रोच कर ही नहीं सकेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं, इसके न्यूमेरिकल्स हम कल करेंगे। इस स्लाइड में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। मैम ये टेबल का हमें कैसे पता कि 2 लाइंस 2 रोज आएंगी 4 कॉलम्स आएंगे? हम इसमें यानी 4 रोज बना के 2 कॉलम्स भी ले सकते थे, यानी ये किस तरह हमें पता लगेगा? कर सकते हैं आप, बेशक उस तरह कर लें, उससे कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। बाज बुक्स और में इवन मैम आप देखेंगे भी ना, ये 0-1 और 0-0 0-1 ये सारे हमें यानी बस पता है कि इसी पैटर्न में हमने लिखने हैं। बिल्कुल, आपने ग्रे कोड सीक्वेंस को फॉलो करना है। आप देखें अब हर मिन टर्म आप एक हर सेल से स्टार्ट करें ना, देखिए M0 आपने ना XYZ तीनों का कॉम्बिनेशन देखना है। आप देखें ये इस जो पहला सेल है उसमें XYZ क्या है 0-0-0, जैसे मैट्रिक्स बनाते हैं ना, रो में क्या आ रहा है कॉलम में क्या आ रहा है, उससे आगे आप चलें तो क्या है 0-0-1 यानी ये M0 की M1 की रिप्रेजेंटेशन हो गई। उससे आगे आप जाएं तो देखिए 0-1-1 वो 3 की रिप्रेजेंटेशन हो गई।
तो आप देखिए जो हमने हॉरिजॉन्टली वाई जी लिखा हुआ है ना, एक्स में तो ज़ाहिर है एक्स भी आप कह सकते हैं कि वो भी ग्रे कोड को फॉलो कर रहा है, लेकिन जनरली एक वेरिएबल है तो 0 1 ही होगा अगर वो ग्रे कोड ना भी होता तो, ठीक है। लेकिन हम जब 2 वेरिएबल या उससे ऊपर के वेरिएबल आते हैं तब हम देखते हैं ना कि हमें केयरफुल रहना है कि ग्रे कोड सीक्वेंस है या नहीं। तो अगर आप पहले लिख देते ना थर्ड सेल में 1 0, तो फिर ये एक्चुअली M2 को पॉइंट आउट कर रहा होता है और फिर M2 के अकॉर्डिंगली के मैप के रूल आप यहाँ पे ना अप्लाई कर सकते। सही मैम। और मैम ये जो अंदर एक्स वाई जी हमने लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह, ये हमने बस ये देख के किया है ना कि जब 1 होगा तो मतलब वो वाली फॉर्म हम लिखे अंदर। जी जी, क्योंकि हमने मिन टर्म बनाना है ना, मिन टर्म लिखते ही ऐसे हैं। मिन टर्म में हम देखते हैं कि उनका प्रोडक्ट हमें 1 कब देगा, एक्स वाई जी का कॉम्बिनेशन। ओके मैम। ठीक है, इस स्लाइड को ना आप लोगों ने सबने देखना है ताकि अगर कोई इश्यू है, अभी तो हम सिर्फ सेल की रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अगर इस पे आपको नहीं समझ आएगा तो मैं फिर व्हाइट बोर्ड पे कुछ कोशिश करूंगी, क्योंकि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस कोर्स का वो ये के मैप ही है। अभी आप इसको समझ लेंगे तो आपका ये थ्रू आउट यूज़ होगा आगे के चैप्टर्स में भी। ऐसा नहीं है कि बस ये चैप्टर 3 तक ही जो है ये एंड हो जाएगा। आप एंड में जाके जितना डिज़ाइनिंग करेंगे, इवन जब आप सिक्वेंशियल सर्किट का पोर्शन भी स्टार्ट कर देंगे, उसमें भी आपके के मैप यूज़ होंगे। तो यहाँ अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लगाना पड़ रहा है, उस पर लगाएं, प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैं भी आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स करवाने की कोशिश करूँगी, लेकिन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस कोर्स का, तो इसको आपने बहुत अच्छी तरह समझना है और इसी लेवल पे समझना है, आगे के लिए नहीं छोड़ना। ठीक है, कि दोबारा हम करेंगे, क्योंकि अभी तो मैं आप इस पे टाइम लगाऊंगी, लेकिन आगे जाके जब हम डिज़ाइनिंग करेंगे तो मैं ये रूल्स दोबारा नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं ये एज्यूम करूंगी कि के मैप के थ्रू ये एक्सप्रेशन आ जाता है जो कि आपको निकालना आना चाहिए। ठीक, तो इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। अभी आप 2 वेरिएबल का खुद से करके देखिएगा जो हमने एग्जाम्पल की है। आप भी गजाला आपका मिस हुआ था और भी अगर किसी का मिस हुआ है तो आप डिफरेंट जोर गेट, एक्स नॉट गेट, नैंड गेट, ये सारे पुट करके देखें और फिर देखें आपका आंसर कैसे निकल रहा है। ठीक है, फिर हम कल से 3 वेरिएबल की कुछ एग्जाम्पल करेंगे। मैं आपकी अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँ। ठीक है, अटेंडेंस आपकी हो गई है डाउनलोड। अगर किसी बाकी लोग जा सकते हैं, अगर किसी ने कुछ पूछना है तो वो रुक सकता है, मैं अवेलेबल हूँ अगर कोई किसी ने कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो। या अगर आप जिसको गजाला अगर अब आपका इश्यू था, अगर आप पूछना चाहें तो अब आप रुक के पूछ सकती हैं। मैं अगर एक दफा मिड टर्म्स का दोबारा बता दें, मिड टर्म्स का मैम प्लीज। अच्छा, इस स्लाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से या जनरल मिड टर्म? नहीं मैम, बिल्कुल जनरल इनिशियली जो आपने यानी स्टार्ट जो कराया था मिड टर्म्स का, वो एक दफा बता दें प्लीज। अच्छा, मिड टर्म आज के लेक्चर से ही ना, या पिछले लेक्चर वाली मिड टर्म निकालो? नहीं मैम, स्टार्ट जो आपने कराया था मिड टर्म्स का, यानी इंट्रोडक्शन वगैरह मिड टर्म्स का, वो एक दफा मुझे बता देंगे, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हम इनको यूज क्यों कर रहे हैं। यस मैम। अच्छा, 1 मिनट। ठीक है क्लास, बाकी अटेंडेंस हो गई है। अगर बाकी लोगों ने का क्वेश्चन नहीं है तो बेशक जा सकते हैं। अच्छा, ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर 9 में स्टार्ट किया था मिड टर्म्स, और मैक्स टर्म के 2 तरह की होती हैं। ठीक है, मिड टर्म का हमने इतना तो पढ़ लिया था ना, मिड टर्म होती कौन सी है कि आपको अपने सारे वेरिएबल पूरे करने होते हैं हर टर्म में। ठीक, अब मिड टर्म हमें इन्फॉर्मेशन क्या देती है? मिड टर्म हम एक तो यूज़ करते हैं एंड गेट। ठीक है, स्लाइड नज़र आ गई आपको? स्लाइड नंबर 3 है लेक्चर नंबर की। यस मैम, ओपन हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं मिड टर्म और मैक्स टर्म की। ये जब भी आप कोई भी सर्किट डिज़ाइन करेंगे ना डिजिटल, तो हम 2 तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, या तो मिड टर्म की फॉर्म में या मैक्स टर्म की फॉर्म में। या अगर आप मिड टर्म और मैक्स टर्म से पीछे चले जाएं सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो वो एसओपी और पीओएस फॉर्म होती है। ठीक है, तो मिड टर्म एक्चुअली एसओपी से ही हमने निकाली है, ये समझ लें, और मैक्स टर्म जो है वो पीओएस को देखते हुए हमने उसको निकाला है। ठीक है, तो अब आप मिड टर्म हमें ये इन्फॉर्मेशन देती है कि किसी भी कोई भी प्रोडक्ट टर्म जो है, उस प्रोडक्ट टर्म के ऊपर फंक्शन की वैल्यू हाई कब होगी। एक तो ये कि मिड टर्म में हम यूज़ करते हैं एंड गेट, यानी बिकॉज इट इज़ कॉल्ड अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के लिए हम एंड गेट यूज़ करेंगे। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है मिड टर्म की, वो क्या कि इसमें सारे के सारे लिटरल्स आने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2 इनपुट वेरिएबल के डिजिटल सर्किट की बात कर रहे हैं तो एक्स वाई दोनों आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ कि एक्स बार, तो एक्स बार एक मिड टर्म नहीं है। अगर आपका 2 इनपुट वेरिएबल का सिस्टम था, एक्स बार इज रिप्रेजेंटिंग जस्ट अ सिंगल वेरिएबल, इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग अ मिड टर्म। मिड टर्म का मतलब है इस एक्स बार के साथ वाई भी होना चाहिए, चाहे वाई की फॉर्म में हो चाहे वाई बार की फॉर्म में हो। तो इस तरीके से हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 इनपुट वेरिएबल्स हैं तो टोटल उसके कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 2⁻2 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि फॉर 2 इनपुट वेरिएबल्स वी मस्ट हैव 4 मिड टर्म्स। और जो आपको इस वक्त स्लाइड पर नजर आ रही है, यानी 4 मिड टर्म में हम इसलिए कह रहे हैं कि 4 पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं एक्स वाई की।
तो एक्स वाई की पॉसिबिलिटीज़ 4 हो सकती हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब हमने इन चारों कॉम्बिनेशन को मिन टर्म की फॉर्म में लिखना कैसे है वो यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 1 में नज़र आ रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर एक्स वाई दोनों 0 0 हैं और अगर 0 0 कॉम्बिनेशन पे फॉर एग्जांपल फंक्शन 1 हो रहा होता तो हम इसको कैसे लिखते? हम इसको लिखते हैं एक्स बार डॉट वाई बार। डॉट हम इन दोनों के ऊपर इन्वर्ट क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज हमें पता है कि एक्स वाई दोनों 0 0 हैं, तो जब तक ये दोनों इन्वर्ट नहीं होंगी ये 0 0 1 1 में चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब है जब एक्स बार हुआ इसका मतलब है 0 1 हो गया, जब वाई बार हुआ तो 0 वाई भी अगेन 0 से 1 हो गया, 1.1 विल गिव यू 1। यानी हमने जो भी कॉम्प्लीमेंट लगाना है ना किसी पे, हमने कॉम्प्लीमेंट उस पे लगाना है जिसकी वैल्यू उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे 0 है, और नॉन कॉम्प्लीमेंटेड वो वेरिएबल होगा जो 1 की फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर x 0 है और y 1 है तो इसको हम मिन टर्म की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x बार y। अगर आपका x 1 है और y 0 है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? x y बार। अगर जो लास्ट वाला कॉम्बिनेशन हम देखें जिसमें एक्स वाई दोनों 1 1 होते हैं तो इसकी मिन टर्म क्या बनेगी? जी बताएं क्या बननी चाहिए? एक्स वाई मैम, एक्स वाई सिंपल एक्स वाई, जब 1 1 होंगे ना एक्स और वाई। जी 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 ठीक है, इसका मतलब है हमने किसी को इन्वर्ट नहीं करना, इन्वर्ट करेंगे तब तो 0 हो जाएगा ना। तो मिन टर्म में एक्चुअली हम ये देखते हैं कि हम एक तो ये कि हम प्रोडक्ट टर्म बना रहे हैं इसलिए हम एंड गेट यूज़ करेंगे, जो वेरिएबल 0 की फॉर्म में होगा उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जो 1 की फॉर्म में होगा वो एज इट इज़ लिखेंगे। और हम ये मिन टर्म क्यों बना रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है? क्योंकि हम मिन टर्म की इन्फॉर्मेशन से आगे किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका ना कोई एक कोड है, ठीक है, आपका ना 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, मैं आपको इस तरह प्रैक्टिकली समझाती हूँ। 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं, आपने 3 स्विचेस लगाए हुए हैं, ठीक है। अब आपको ये पता है कि इन 3 स्विचेस के कितनी ऑप्शंस हो सकती हैं? 0 0 0 से 1 1 1 तक टोटल 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना? यस मैम, ठीक। यस मैम। और आप ऐसा आपने आगे ना कोई अभी ये मैं बहुत एक बेसिक्स एग्जांपल दे रही हूँ, ज़ाहिर है ये तो इतने कम कोड है कि आप 8 कॉम्बिनेशन भी 1 बाय 1 करके एंटर कर सकते हैं ना, लेकिन फॉर द टाइमिंग सिर्फ समझने के लिए मिन टर्म की एप्लीकेशन को मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि आपका कोई एक लॉक है कि अगर उसके ऊपर फॉर एग्जांपल आपने ना 1 1 1 यानी अगर तीनों इनपुट को 1 कर दिया सिर्फ उस वक्त वो कोड जो है वो ओपन हो या वो लॉक ओपन हो, ठीक है। तो अब आपको तो नहीं पता ना कि इस बॉक्स के अंदर आप डिजिटल सर्किट की कौन सी आईसीज यूज़ करें, क्या एक्सप्रेशन लिखें तो आपका ये कोड जो है वो, यानी आप ये चाह रहे हैं कि सिर्फ जब आप एक्स वाई जी पे 1 1 1 करें उस वक्त आपका लॉक ओपन हो, बाकी आप 0 0 0 कॉम्बिनेशन दें, 0 1 0 दें, 1 1 0 दें, उस पर आपका लॉक ओपन ना हो। इसका मतलब है आप अपने जहन में ना आप इसका ट्रुथ टेबल लेकर आएँ तो इसका एक ऐसा ट्रुथ टेबल होगा जिसमें पहले 7 कॉम्बिनेशन पे 0 आ रहा होगा और सिर्फ लास्ट कॉम्बिनेशन पे 1 आ रहा है, ऐसे ही होगा ना कि नहीं हसन? जी मैम। ठीक है, ऐसे ही होगा। सॉरी मैम, ठीक है, आवाज कट गई थी, वो नेट थोड़ा सा इशू कर रहा था। मैं ये कह रही थी कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो हमने एग्जांपल लिया है इसमें सिर्फ 1 1 1 के ऊपर आपका लॉक ओपन हो, बाकी किसी कॉम्बिनेशन पे ओपन ना हो, इसका मतलब है अभी आपको ये सर्किट खुद डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन कर अब आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि मैं क्या एक्सप्रेशन हूँ, कौन सा गेट लगाऊं कि मेरा ये काम हो जाए, ठीक। तो आप क्या करेंगे, अब आप ये देखेंगे कि अच्छा बाकी सारे मिन टर्म पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, ठीक है, सिर्फ जो ये लास्ट वाला कॉम्बिनेशन है ना 1 1 1 इस पे मैं चाह रहा हूँ मेरा लॉक ओपन हो, तो 1 1 1 की मिन टर्म क्या बनेगी मुझे बताएं? जब आप ये चाह रहे हैं कि एक्स वाई जी तीनों 1 हो उस वक्त आपका लॉक ओपन हो, ये हम कैसे मिन टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे? मैम एक्स वाई जी, सिंपल एक्स वाई जी से मैम। एक्स वाई जी, इसका मतलब है अगर आप सिर्फ एक्स वाई जी ले लें और उसके आगे वो लॉक लगा दें तो बाकी यानी ये सिर्फ उस लॉक उस वक्त ओपन होगा जब आप इसके ऊपर 1 1 1 देंगे, बाकी हर कॉम्बिनेशन पे इसका रिजल्ट 0 मिल रहा होगा। यस मैम। ठीक है, अगर हम इसी को थोड़ा सा चेंज कर दें, हम ये कह लें कि अच्छा हम चाह रहे हैं कि 2 कॉम्बिनेशन पे हमारा लॉक ओपन हो जाए, एक 1 1 1 पे और एक 0 0 0 पे, तो अब मुझे बताएं अब कैसे हम सर्किट बनाएंगे, क्या करेंगे? सर्किट बनाने से सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट काम है वो ये कि आप उसका एक्सप्रेशन लिखना है। कभी भी आप डायरेक्ट सर्किट बनाने की कोशिश ना करें, ठीक है, वो सिर्फ कोई स्पेशल केसेस होते हैं, आपके वेरिएबल बहुत ज़्यादा होते हैं तब आप आइडिया ले सकते हैं, लेकिन अदरवाइज हमेशा ये कोशिश करें कि आपने कोई भी अगर सर्किट डिज़ाइन करना है तो आपके पास उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन आप मुझे खुद बताइए कि क्या होगा। मैंने थोड़ा सा अपनी जो एग्जांपल दी थी उसको चेंज कर दिया कि अब आप सिर्फ ये नहीं चाह रहे कि 1 1 1 पे आपका कोड ओपन हो या लॉक ओपन हो, आपका जो है ना 0 0 0 पे या 1 1 1 इन दोनों में से कोई एक भी कॉम्बिनेशन होगा तो आपका लॉक ओपन हो जाए। बताएं क्या होना इसका हो चाहिए? जाएगा एक्स वाई जी प्लस एक्स वाई जी होल कॉम्प्लीमेंट। नहीं, होल कॉम्प्लीमेंट क्यों भाई? अच्छा मैम, होल नहीं होगा, यानी एक्स वाई जी और प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट और जी कॉम्प्लीमेंट। जी जी बिल्कुल ठीक है, सही, ठीक है, क्योंकि मिन टर्म में होल कॉम्प्लीमेंट तो होंगे नहीं, क्योंकि उसमें अगर आप डिमॉर्गन्स लगा के होल कॉम्प्लीमेंट खोलेंगे तो फिर आपका सही नहीं आएगा रिजल्ट,
वो पर्टिकुलर मिन टर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। यस मैम। ठीक है ना। तो यानी अब देखिए, अब आपको ये आइडिया हो गया ना मिन टर्म की हेल्प से कि एफ का एक्सप्रेशन क्या बना, एफ इज इक्वल टू एक्स बार वाई बार जी बार प्लस एक्स वाई जी। यानी आप जो सर्किट डिजाइन करना चाह रहे थे आपने उसके लिए एक्सप्रेशन निकाल लिया। ठीक है, अब आगे ऑल दो और काम भी करना होता है वो मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि हम डिजाइनिंग की अभी हमने एक्चुअली स्टार्ट ही नहीं की है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एप्लीकेशन बता दी है कि मिन टर्म का कॉन्सेप्ट हमें किस तरह हेल्प आउट करता है किसी भी सर्किट की डिजाइनिंग के लिए। समझ आ गई यहाँ तक? ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। मैम मैंने इसी लेक्चर में से एक क्वेश्चन पूछना था। जी पूछिए। मैम आपने एक F1 कम्प्लीमेंट का मतलब डबल कम्प्लीमेंट या फिर कम्प्लीमेंट लिया है, इससे शायद अगली या एक दो स्लाइड है। ठीक है, ये वाली तो नहीं? जी मैम ये वाली। मैम इसमें जो सेकंड पॉइंट है, हाँ मैम उसमें ये 1 दे रहा है, मतलब आपने जो x बार y बार z बार लिखा है। नहीं, ये तो सिर्फ आंसर, ये तो सिर्फ वो ना प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि f1 के इक्वल होगा अगर आप f1 का 2 दफा कॉम्प्लीमेंट लेंगे ना तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू f1। ये हमने प्रॉपर्टी लिखी हुई है, फिर नीचे हम इसका रीजन बता रहे हैं कि अच्छा इस वजह से ना अब जो f1 बार था वो एक्चुअली f1 ही बन चुका है क्योंकि हमने इक्वेशन की दोनों साइड पे कॉम्प्लीमेंट जो ले लिया। समझ आई बात की फायका? मैम हमने ऊपर लिखा है कि द मिन टर्म्स दैट प्रोड्यूसेस 0। हाँ। मैम हम नीचे ये बता रहे हैं कि m0 पे वो 1 दे रहा है। मैं एक दफ़ा ये बता देती हूँ, समराइज कर देती हूँ कि आप देखिए हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर कोई नॉर्मल फंक्शन है हम उसकी मिन टर्म्स को सम कर बता रहा है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू इन मिन टर्म पे हाई है। ठीक है, तो अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने अब एफ नहीं लिखना, अब हमने एफ बार का एक्सप्रेशन लिखना है, तो इसका क्या मतलब है, हम उन मिन टर्म को सम करेंगे जिसमें फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही थी। ऐसे ही होगा ना? जी मैम। ठीक है, अब हमने क्या किया, यानी आप समझे कि अभी हमने सिर्फ f1 बार का एक्सप्रेशन लिखा। ठीक है, उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि अच्छा हमें तो f1 बार में इंटरेस्ट ही नहीं है, हम तो हमेशा अपने नॉर्मल फंक्शन में इंटरेस्टेड होंगे। तो हमने एक्चुअली ना ये जो f1 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन बना हुआ है हमने इसको कैंसिल आउट करने के लिए इक्वेशन की दोनों साइड पे कॉम्प्लीमेंट लिया। जब हम इक्वेशन की दोनों साइड पे कॉम्प्लीमेंट लेंगे ना तो ये जो सेकंड पॉइंट आपको लिखा हुआ है ना ये सिर्फ ये बता रहा है कि अच्छा डबल कॉम्प्लीमेंट लेने से f1 बार जो था वो अब f1 ही बन चुका है। तो इसके नीचे जो अब हमने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना वो f1 का है। समझ आई बात? नहीं मैम f1 कॉम्प्लीमेंट लिया ना हमने, हम ये पिछले वाले टेबल से रिलेट कर रहे हैं ना? बिल्कुल वही टेबल है। तो मैम x बार y बार z बार 1 नहीं होता अगर हम टेबल देखें तो? वो तो मिन टर्म की रिप्रेजेंटेशन होती है ना। वो तो अगर मैं कहूँ ना कि x, अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल आप सिर्फ f1 बताएं, व्हाट इज f1। चलिए वापस टेबल पे आते हैं। देखिए f1 का एक्सप्रेशन क्या है, अब हम ये कह रहे हैं कि f1 ना वो वाला फंक्शन है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो आप देखिए हमने वो वाली मिन टर्म लिख दी ना जहाँ पे फंक्शन हमें 1 मिल रहा था, जो कौन सी मिन टर्म है, 1, 4 और 7। ऐसे ही किया ना? जी ठीक है, अब आप देखिए हम ये कह रहे हैं कि अब आपने एक्सप्रेशन लिखना है, आपने वो वाला एक्सप्रेशन लिखना है जहाँ पे f1 की वैल्यू जो है वो 0 है। तो हम लिख सम ऑफ मिन टर्म में ही है, लेकिन अब आप ये देखिए अब हम ये तो नहीं कह रहे ना व्हाट इज f1, अब हम कह रहे हैं f1 बार किसके इक्वल है। तो f1 बार में हमने उन मिन टर्म को सम कर दिया जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 थी। सिर्फ ये f1 बार की वजह से ऐसे हो रहा है ना। नहीं समझ आई? f1 बार का मतलब होल नहीं, f1 बार का मतलब है कि अब ट्रूथ टेबल पे आप देखें ना कि f1 बार का मतलब है कि जो भी आपका फंक्शन है अब आप वो वाला फंक्शन लिखिए जहाँ आप उन मिन टर्म की इंफॉर्मेशन दें जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 थी। क्योंकि आप ये देखें हम ये कह सकते हैं ना, आप इसको इस तरह रिलेट करें, हमने पीछे ये पढ़ा था कि मिन टर्म का फ़ायदा क्या है कि हम सारी की सारी मिन टर्म को सम कर देना तो वो हमें ये पता चल जाता है कि अच्छा इनमें से कोई एक भी मिन टर्म हाई होगी तो हमें फंक्शन की वैल्यू हाई मिल जाएगी। अब तो हम f1 बार कह रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि f1 बार हमें कहाँ पे मिलेगा। तो f1 बार का ये मतलब है कि ये वो वाली मिन टर्म है। अब आप देखिए हम बिल्कुल रिवर्स वाली मिन टर्म लिखी है हमने। अब हमने 1, 4, 7 के अलावा जो बाकी की मिन टर्म थी ना हमने वो लिखी है कि ये वो वाली मिन टर्म है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हमें 0 मिल रही है। जी मैम। नहीं समझ आई? मैम आगे ये समझ, वो मुझे कंफ्यूजन इस चीज़ में हुई थी कि अगर हमने f1 का बार लिया तो वो अलग अलग
क्यों कॉम्प्लीमेंट ले रहा है हर किसी का, होल का नहीं कॉम्प्लीमेंट क्यों ले रहा है? नहीं, वो होल का जो कॉम्प्लीमेंट है ना, वो नेक्स्ट वाले स्टेप में हुआ एक्चुअली, कि आपने जब F1 बार का एक्सप्रेशन लिख लिया ना, अब आप ये कह रहे हैं कि अच्छा हमें तो अपना मेन फंक्शन चाहिए था, तो हमने क्या करना है, अब इक्वेशन की दोनों साइड पे कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो अब ये जो आगे टर्म लिखी हुई है ना, x बार y बार z बार प्लस x बार y z बार, इसका होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे इधर, और इक्वेशन की जो दूसरी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, वो फिर F1 रह जाएगा। यानी यूं आप समझे कि F1 को ना लिखने के हम दो तरीके देख रहे हैं, एक तो हमने जो पीछे देखा था, ठीक है, पिछली स्लाइड में, और यहाँ पे हम एक दूसरा तरीका देख रहे हैं F1 को लिखने का, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। तो ये उसका प्रूफ हुआ है। जी मैम, आगे समझ। ठीक है, अगर आपको ना 3 वेरिएबल से समझ नहीं आ रही ना, तो आप एक काम कीजिएगा कि आप ना ऐसा करें कि सिंपल एंड गेट का ट्रुथ टेबल बनाएं। ठीक है, अभी तो पीछे हमने 3 वेरिएबल का लिया हुआ ना, एंड गेट का 2 इनपुट का टेबल बनाएं, उसका F कॉलम बनाएं, और फिर आप उसको देखें कि एंड गेट के 2 एक्सप्रेशन आप कैसे लिख सकती हैं। ठीक है, तो पहले आप F का एक्सप्रेशन लिखें, फिर आप F बार का लिखें। जब आप F बार का लिखेंगे तो आप देखिए वो 3 मिन टर्म आएंगी ना, जहाँ पे फंक्शन 0 था, ऐसे ही होगा ना। फिर आप उसका होल कॉम्प्लीमेंट में F बार लेने के लिए आप 2 दफ़ा करेंगे कॉम्प्लीमेंट, तो आपके पास F1 2 तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा आप 2 तरह से एंड गेट के फंक्शन को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 वेरिएबल वाला लेके देखें, बेशक कोई भी फंक्शन लेने, जो अभी हमने इतने सारे गेट पढ़े हैं ना, नैंड, नॉर, और उसका एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करें। ठीक है, और कोई इशू होता है तो फिर आप मुझे उसकी पिक्चर लेके आप व्हाट्सएप कर दें, मैं उसके ऊपर फिर आपको रिप्लाई मैम करूंगी। एक चीज क्लेरिफाई कर दें कि जो एक्सप्रेशंस लिखे होते हैं x बार y बार z या इस तरह कोई भी एक्सप्रेशंस, ये हम वैल्यूज को देख के लिखते हैं ना, इनपुट कॉम्बिनेशन को, इनपुट कॉम्बिनेशंस को देख के लिखते हैं। जी सही है मैम। और मैम मैक्स टर्म्स अभी हमने वैसे सिर्फ ये पढ़ा है ना कि मिन टर्म्स के अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लें तो मैक्स टर्म्स आ जाते हैं। बिल्कुल, और किसी फंक्शन को हम मैक्स टर्म की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट वाला मेथड अभी नहीं बताया, वो हम के मैप में देखेंगे डायरेक्ट मेथड। ठीक है, और अगर प्रूफ करना है तो ये वाला तरीका है जो अभी हम ना कॉम्प्लीमेंट लेके करते हैं, डी मॉर्गन्स लगा के। सही है मैम। लेकिन इसके मजीद हम के मैप में मैक्स टर्म को थोड़ा डिटेल में देख लेंगे, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि उसको लिखना कैसे है। सही है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। मैम जी जो एंड गेट की हमने मैपिंग की, फिर ग्रुप्स बनाए थे उसके, तो उस ग्रुप्स में मैम y वेरिएबल था, तो आपने कहा डिस्कार्ड कर देंगे उसे। मैं खोलूं वो लेक्चर? मैम बस क्वेश्चन है कि जब हमने मैम एक्सप्रेशन खोल दो निकाली वो वाला तो लेक्चर प्लीज। जी मैम खोल दें, तो x आ गया, तो y कहाँ से हमारे पास आएगा फिर? x डॉट y किधर से आ गया? नजर आ रहा है आपको? जी मैम। इसमें हमने देखा था पहला जो था जी। अच्छा, फर्स्ट वाला हम मैप देखते हैं, जिसमें हमारे पास ये वाला फिगर नंबर 3.2 का ए पार्ट जो है, ठीक है, इसमें आप देखिए सिर्फ एक ही 1 है। ठीक है, अब इसके अलावा बाकी तीनों सेल्स में 0 है ना, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब है वहाँ पे 0 है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो एक 1 है एक सेल में, इसका तो कोई ग्रुप ही नहीं बन रहा, ऐसा ही है ना, क्योंकि जो ग्रुप है वो, यानी ये समझिए ये मिनिमम है, जिसको हम कहते हैं कि एज इट इज, इसका कहीं भी ना 2 का 4 का 8 का किसी का भी नहीं गंडा, यानी ये मिन टर्म एज इट इज हम लिखेंगे। तो ये जो एंड गेट वाला आपको नजर आ रहा है, इसमें तो चूंकि जो बिगेस्ट साइज का ग्रुप है वो है ही इटसेल्फ मिन टर्म, इसका ना ऊपर इसके 1 मौजूद है, ना इसके लेफ्ट पे मौजूद है, ना राइट पे मौजूद है। इसका मतलब है जब एक अकेला 1 होता है ना किसी सेल में और उसका कहीं ग्रुप नहीं बन रहा होता, तो उसको हम एज इट इज मिन टर्म की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये एक्चुअली मिन टर्म ही हमने लिखी है एंड गेट की, वो वाली मिन टर्म जहाँ पे एक्स और वाई दोनों 1 है। तो आप देखिए इस सेल में x की वैल्यू क्या है, इस पूरे इस सेल में, क्योंकि इसमें ग्रुप तो कोई बन ही नहीं रहा ना, इस सेल में x की वैल्यू 1 है और इस सेल में y की वैल्यू भी 1 है, यानी एक्स वाई। तो देखिए आप इसको ऊपर वाली फिगर 3.1 में भी देख सकते हैं कि ये वाला जो सेल होता है ये एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ओके मैम बात सुनिए मैम, ये ऊपर जो बी पार्ट है उसमें हमारे पास 0 1 0 1 x और y की वैल्यू हमें गिवन थी, फंक्शन हमें कोई गिवन नहीं था, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली जो मिन टर्म्स बन रही थी वो हमने टेबल्स में लिख दी, जी कॉलम ब्रैकेट्स में। अब नीचे हमारे पास सिर्फ फंक्शन गिवन है, हाँ, तो हमने उसके मुताबिक देखा कि हमारे पास सिर्फ एक ही मिन टर्म आ रही है। एंड गेट के केस में बिल्कुल, एंड गेट के केस में एक ही आ रही है, और गेट के केस में 3 आ रही है।
सही। तो मैम और गेट में आप बता रही थी कि y हमारे पास चेंज हो रहा है नीचे वाली लाइन में, तो इसलिए हम y को नहीं देखेंगे। इस बात का मैम मतलब बता देंगे दफा। अच्छा, इसका ये मतलब है कि जो हॉरिजॉन्टल वाला ग्रुप हमने बनाया है 2 सेल्स का, ठीक है, उसमें आप देखें m यानी हम m2 और m3 को देख रहे हैं ना। यस मैम। ऐसे ही अब m2 में भी x1 है, m3 में भी x1 है। इसका मतलब है ये जो सेल पूरा ग्रुप बना है, इस पूरे ग्रुप में हर सेल में x की वैल्यू 1 है। लेकिन इस पूरे ग्रुप में आप y की वैल्यू देखें, m2 में y 0 था, m3 में y 1 है। इसका मतलब है y चेंज हुआ ना इस ग्रुप में। तो हमने इस पर्टिकुलर ग्रुप की जो रिप्रेजेंटेशन की है वो हमने की है सिंपल x से। सही बिकॉज हो y गया मैम। चेंजिंग को हमने y नहीं लिखा। ये जो आप इसको ना दूसरे वाले y से कंफ्यूज ना करें, वो तो हमने दूसरे ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन की है। जब आप देखिए वर्टिकल जो हमने ग्रुप बनाया ना, उसमें अब x चेंज हो रहा है ना, x 0 से 1 जा रहा है। यस लेकिन मैम। y कांस्टेंट है दोनों सेल में, m1 में भी और m3 में भी। तो एक्चुअली हमने ये जो सेकंड ग्रुप है इसको हमने लिखा y। सही है तो मैम। क्योंकि हम सम ऑफ मिन टर्म करते हैं और यहाँ पे जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हम एक्चुअली SOP कर रहे होते हैं, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट। तो इसलिए हमने बीच में प्लस का साइन डाला। सही मैम। अच्छा मैम, ये एक दफे ये बता दें कि ग्रुप्स आपने किस तरह बनाने का क्या है? एक तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और क्रॉस में भी बन सकते हैं मैम ग्रुप्स? क्रॉस में नहीं बन सकते, ठीक है। मैंने अभी सारे रूल इकट्ठे नहीं बताए आपको। अब कुछ रूल में जब हम 3 वेरिएबल का करेंगे ना, उस वक्त मैं आपको बताऊंगी। जैसे आपके एडजेसेंट का वर्ड कहना ज्यादा बेहतर है। एडजेसेंट में ग्रुप बन सकते हैं। एडजेसेंट का मतलब ये ना, चाहे टॉप पे है, चाहे बॉटम पे है, चाहे लेफ्ट पे है, चाहे राइट पे है, उसके साथ ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। और हमेशा आपने बिगेस्ट साइज के ग्रुप को प्रेफर करना है, ठीक है। यानी अगर कहीं 4 का बन रहा होगा ना, तो आप 2 के नहीं बनाएंगे ग्रुप, ठीक है। और तीसरी चीज अभी जो हमने रूल पढ़ा है वो ये कि डायगोनल में ग्रुप्स अलाउ नहीं है। डायगोनल में ग्रुप्स नहीं बन सकते। मैम ये जो नीचे इसका रीजन bx भी मैं प्लस कल y बताऊंगी। लिखा हुआ है, ये ग्रुप्स के नेम लिखे हुए हैं, ये फंक्शन का नेम लिखा हुआ है नीचे? ये फंक्शन है ना। पहला जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप था वो x को रिप्रेजेंट कर रहा था ना, तो x जो वर्टिकल ग्रुप है वो y को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये x प्लस y हो गया। सही है मैम। ठीक है मैम। अगर कोई तीसरा ग्रुप कभी बन रहा होगा तो उसको भी हम आगे प्लस करके लिख देंगे। मैम इसके न्यूमेरिकल्स कल देखेंगे ना वैसे हम? जी जी, हम 3 वेरिएबल के देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है मैम। ठीक है मैम। थैंक यू मैम। ओके, और मैम किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम ये जो हम वर्टिकल में हमने y को लिख लिया कि 1 1 y है, तो मैम हम इधर x भी तो लिख सकते हैं कि हमें ये पता होगा कि शुरू वाला x है, जो बाद में आएगा वो y है? नहीं, आप फिर आपके अपने हिसाब से मिन टर्म बनेगी ना। अभी जो हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं वो ये, क्योंकि हमने कहा अच्छा एक्स वाई वेरिएबल की बात हो रही है और पहला वेरिएबल एक्स है, हमारा दूसरा वाई है। तो आप देखिए यहाँ पे, अब आप देखिए हॉरिजॉन्टल में एक्स मौजूद है ना, ये जो रोज में, सॉरी रो में हम एक्स से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और कॉलम में हम वाई से। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि अच्छा एक्स वाई जो स्टैंडर्ड यूज होता है वो यही कि एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है। अगर आप ऊपर वाई एक्स की पोजीशन चेंज कर देंगे ना, तो फिर अंदर की टर्म्स भी चेंज हो जाएंगी। तो कोशिश करें कि जो स्टैंडर्ड है उसी पे लेके चलें। अगर आप चेंज करेंगे तो फिर आप अपने हिसाब से 1 डालेंगे, फिर आप इस तरह नहीं रैंडमली नहीं 1 डाल देंगे मैप के अंदर। जी मैम। और मैम ये जो हॉरिजॉन्टल है 1 1, उसके ऊपर जो 0 1 है, तो मैम वो फिर किसके लिए होगा? ये नीचे वाला तो x के लिए बन गया, और उसके ऊपर वाला फिर हम ये किसके y लिए बनाया ना, जो हमने वर्टिकल ग्रुप बनाया उसकी रिप्रेजेंटेशन y से हुई है ना। जी मैम, वर्टिकल की नहीं मैम, मैं हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ कि जब हॉरिजॉन्टल में नीचे 1 1 है और ऊपर 0 1 है जहाँ पे, तो मैम वो हम y के लिए भी कह सकते हैं? नहीं, y के लिए क्यों कहेंगे? नीचे हॉरिजॉन्टल अगर हमने ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, जी जी मैम। हमने नीचे अगर एक हॉरिजॉन्टल ग्रुप बनाया है तो वो रिप्रेजेंट एक्स को कर रहा है ना। हमने सिर्फ उसकी रिप्रेजेंटेशन देखनी है, हम उस ग्रुप को नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि अच्छा उस ग्रुप को लिखते कैसे हैं। तो ये वाला ग्रुप जो हमने देखा तो उसकी रिप्रेजेंटेशन एक्स से हो सकता है। कहीं आपका ऐसी भी रिप्रेजेंटेशन बनेगी आगे जाके, आप देखेंगे एक्स वाई जी बार, एक्स बार वाई, मतलब कुछ भी बन सकती है। तो इसलिए आप अपने ध्यान में ना सिर्फ वो तरीका रखें कि रिप्रेजेंटेशन करनी कैसे है, इसको ये याद रखने वाली बात नहीं है कोई। ठीक है। ठीक है जी, ओके। और मैम किसी मुझे का भी कोई बी पार्ट में से पूछना था एक। जी जी, पूछ लें। मैम इसमें हमने यूज और गेट किया है, लेकिन हमें मिन टर्म रिक्वायर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये बार लगाया है, मतलब एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। ये जो तीन लिखी हुई है, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई। जी मैम, यूज और ही करना है, लेकिन हमें मिन टर्म रिक्वायर है, तो इस वजह से हमने चेंज किया जी, है वाई की वजह से। हमने चेंज नहीं किया। हमने एक्चुअली इसका रिवर्स काम किया है कि हमने ये देखा था कि अच्छा और गेट का ट्रुथ टेबल में कहाँ कहाँ पे 1 होता है। तो और गेट के ट्रुथ टेबल में ना इन तीनों टर्म्स पे 1 होता है। तो इसको देखते हुए हमने मैप में पुट किया है और फिर मैप से सिंप्लीफाई करके हमने रिजल्ट निकाल लिया एक्स प्लस वाई। यानी मिन टर्म देखिए, मिन टर्म होंगी तो आप उसको मैप में पुट कर सकेंगे ना। और ये मिन टर्म कहाँ से मिली? हमें ट्रुथ टेबल से मिली।
तो मैम लगाने की क्या जरूरत थी? और में तो वैसे ही x + y मतलब 3 पे वैसे ही 1 होता है। नहीं तो ये मैंने वही चीज तो प्रूफ किया मैप के थ्रू कि अभी तक तो हम ये पढ़ते आए हैं ना पीछे कि y को सॉरी OR गेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं x + y, तो एक्चुअली x + y से ही रिप्रेजेंट होगा आगे भी। मैंने उसका प्रूफ किया है कि ये x + y आया कैसे है। अब आपने कोई ये मिन टर्म्स नहीं लिखनी होंगी, ये तो सिर्फ ये बताया गया कि अच्छा OR गेट का जो ट्रुथ टेबल है उसके मुताबिक इन 3 मिन टर्म पे 1 होता है। हमने उसको मैप में पुट किया और मैप के रूल लगाए, तो यहाँ से हमें प्रूव हुआ कि अच्छा OR गेट को हम लिख सकते हैं दैट f = x + y। ये उसका प्रूफ है। जी समझ आया? जी मैम ठीक है। ठीक है, तो वो आपको वो सिर्फ समझाने के लिए बताया। आप OR गेट को इसी तरीके से लिखेंगे अनलेस एंड अनटिल मैं आपसे ये ना कह दूं कि अच्छा OR गेट की मिन टर्म कौन सी होती है, ठीक है, तब आप वो लिखें, मिन टर्म बताएंगे, अदरवाइज आप नहीं बताएंगे। जी मैम। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम ये फिगर 3.2 का ए पार्ट जो है इसमें पीओएस रूल फॉलो हुए? नहीं कुछ अभी तो पीओएस का तो हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो हमने सिंपल बी मिन टर्म को पार्ट में पुट किया एसओपी रूल है। फॉलो हुए? जी बीओएस बी पार्ट में एसओपी रूल। हाँ एसओपी है ना, एसओपी यस हाँ मैम। सम कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट टर्म को सम कर रहे हैं। तो मैम ए पार्ट नहीं समझ आया। ए पार्ट में एक्चुअली आपको शायद इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो एक ही टर्म है। आप देखिए उसका ना, आप ये समझें कि जब भी कोई टर्म ऐसी होगी ना जिसका कहीं भी ग्रुप नहीं बन रहा, तो हमने उस टर्म को एज इट इज उठा के लिख देना है। आप देखिए एंड गेट का थोड़ा सा ना अपने जहन में एंड गेट का ट्रुथ टेबल लेकर आए। 0 0 0 1 1 0 1 1 ये 4 कॉम्बिनेशन होते हैं ना, और जी सिर्फ लास्ट वाले कॉम्बिनेशन पे 1 मिलता है। तो आपने को ये यूं समझे कि हमने मैप में पुट करने की एज सच हमें जरूरत ही नहीं थी, ऐसे सवालों को जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि फंक्शन सिर्फ एक जगह पे 1 है। उसका ग्रुप बनाए हम तो कहाँ बनाए, ग्रुप तो तब बनेगा ना जब एक से ज्यादा 1 जगह पे 1 होता। तो जब चूंकि एक ही 1 मौजूद है और कहीं उसका ग्रुप नहीं बन सकता, तो बेशक आप ये मैप बनाए ही ना, आप डायरेक्ट लिख दें कि एंड गेट के केस में सिर्फ 1 1 पे 1 होता है, तो 1 1 मींस ओनली x y। लेकिन मैम एक प्रोसीजर तो पता होना चाहिए बंदे को। ठीक है, प्रोसीजर में आप देखें ना, हमने प्रोसीजर से आप ये कह लें कि हमने प्रूफ किया कि एंड गेट के हमने ट्रुथ टेबल को पुट किया। अब एंड गेट के ट्रुथ टेबल में सिर्फ ये लास्ट वाला सेल है जहाँ पे 1 आ रहा था, तो हमने वो डाल दिया, ठीक है। लेकिन इसका ग्रुप कहीं नहीं बन रहा, तो हम इसकी मिन टर्म को एज इट इज लिख रहे हैं, यानी ये मिन टर्म सिंप्लीफाई नहीं हो रही। और गेट के अच्छा केस में तो हमें मैम सिंप्लीफिकेशन अगर मिली आप ना। फर्ज करें कहीं और पे भी किसी और बॉक्स में भी 1 होता है, ठीक है, हाँ फिर हम क्या करते? फिर आप उसका ग्रुप बनाते। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए वो जो दूसरा वाला 1 है ना, वो आप मुझे बताएं आप कहाँ प्लेस करना चाह रहे हैं। मैम कहीं M1 में कर दें चले। अच्छा M1 में कर दिया, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है एक, यानी ये एक ऐसा मैप बन गया जिसमें 2 सेल्स में 1 डाला हुआ है, ठीक है। फिर आप देखिए कि क्या इसका ग्रुप बन सकता है, तो ये दोनों 1 एडजेसेंट आ गए ना, आ गए जी मैम। ठीक है। इसका मतलब है इसका हम एक ग्रुप बना लेंगे, तो ये एक्चुअली वही वाला ग्रुप बन जाएगा जो पार्ट नंबर बी में एक हमने वर्टिकल ग्रुप बनाया हुआ है, और उसको हम फिर क्या लिखेंगे, y। सिंपल, ठीक हो गया, ठीक है। बस अगर सिंपल y आ जाएगा। ओनली y, बिल्कुल। अच्छा दूसरी भी हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर M2 में 1 होता है इसके साथ, तो आप M2 और M3 को मिला के एक हॉरिजॉन्टल ग्रुप बना लेते हैं, और उसका रिजल्ट क्या आता, बताएं, x आ जाता। x, ठीक है। और अगर लास्ट सिचुएशन भी देख लेते हैं कि अगर M3 के साथ M0 में 1 होता, तो क्या करते बताएं। अब समझ आया तो फिर आपको बताना चाहिए ये। मैम एक सेकंड बस मैं बताता हूँ। M0 और M3 पे 1 है। मैम डायगोनल तो हम ग्रुपिंग कर ही नहीं सकते, तो ठीक है गुड, फिर क्या करते हैं, तो इन दोनों का भी ग्रुप नहीं बनेगा। हाँ गुड। तो इसका मतलब है हम इन दोनों की मिन टर्म को एज इट इज लिख देंगे, यानी हम क्या लिखेंगे, x बार y बार प्लस xy। अच्छा ये चीज मैम, ये प्लस जो था ना ये समझ नहीं आ रहा था, ठीक हो ये गया। देखिए आप अपने ध्यान में ना वो रखें, आप अपने ध्यान में 2 बातें रखें कि सम ऑफ मिन टर्म होता है ना, तो हम के मैप यूज कर रहे हैं ताकि हमें सिंप्लीफिकेशन मिल जाए, तो इसका मतलब है फिर एसओपी फॉर्म बन जाएगी ना वो, जब लिटरल्स ठीक नहीं हो गया, रहेंगे हर टर्म में। यस मैम आप समझ आ गई, सही हो गया। चलिए अच्छी बात है, चलिए ओके। और किसी का क्वेश्चन है क्लास, या बस कर दें अब, ठीक है। फिर बाकी कल एग्जाम्पल देखेंगे तो मजीद क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। मैम क्विज किस लेक्चर तक आ रहा है आज? क्विज आज के लेक्चर से पीछे जितना पढ़ा है हमने। ओके मैम। अब टाइम पे उसको टर्न इन कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है। ओके मैम। ओके थैंक यू। और आप लोगों की अपनी अपनी टीम्स में होगा, ठीक है। ये जो कंबाइंड टीम है ना, मैंने मैसेज भी किया था सीआर को, इस कंबाइंड टीम में क्विज नहीं होगा, जो आपके अपने सेक्शन वाली टीम है वहां पे अपीयर होगा। बाकियों को भी बता दें प्लीज, ठीक है। ओके थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।